ऑलराइट, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसकी हमको बहुत ज़्यादा वेट थी बहुत टाइम से, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, इससे पिछले चैप्टर में हमने फाइल हैंडलिंग से थोड़ी सी मुक्ति पाई थी और उसके जगह हमने क्या इंस्टॉल कर लिया था? हमने लोकली इंस्टॉल किया था एसक्यूएल, यानी माई एसक्यूएल एसक्यूएल टाइप का डेटाबेस। और उससे हमने जो हमारा होम मॉडल है उसका पूरा का पूरा कनेक्शन हमने कर दिया था। तो देखिए हम ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हमने सबसे पहले डेटा को मेमोरी में रखा, उसके बाद हमने उसको फाइल में रखा, फिर एसक्यूएल में रखा, अब हम मोंगो में रख रहे हैं। कोई पूछ सकता है सर एक ही काम बार-बार क्यों किए जा रहे हैं? भाई देखिए जब आपको कोई मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर करना हो ना कि कौन-सा डेटा कल को मुझे फाइल में रखना है, क्या डेटा मुझे एसक्यूएल में रखना है, क्या मोंगो में रखना है। जब तक आप सेम चीज़ कंपेयर नहीं करो तो ठीक से पता नहीं चलता दोनों का क्या डिफरेंस है या कहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है। जैसे अगर 2 रेस्टोरेंट्स में कई बार ऐसा होता है ना दिल्ली में तो स्पेशली कि भाई 2 जगह के छोले-भटूरे किसके बहुत अच्छे हैं। तो वही आप कंपेयर करते हैं, छोले-भटूरे से किसी के नान कंपेयर नहीं करते, है ना? तो सेम चीज़ के लिए आप कंपेयर करते हो कि भई अलग-अलग चीज़ों के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कैसा होगा? तो हमको बाकी सब अभी तक स्टेपिंग स्टोन थे। क्या चीज़ हमको डीप में पढ़नी है? हमको मोंगोडीबी डीप में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम मेनली क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं? नोड.जेएस उसकी बहुत जो मॉडर्न बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो, एंड मेनली कंप्लीट मर्न स्टैक। मर्न स्टैक में एम शुरू ही कहाँ से होता है? एम स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी। तो इसको हमको ठीक से सीखना है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली रिप्लेस करेंगे यूजिंग मोंगोडीबी। और अभी तक हमने जो भी किया है, चाहे फाइल हैंडलिंग किया है, एसक्यूएल किया है, उसको कंप्लीटली हटा देंगे। अभी हम कुछ-कुछ चीज़ें कहीं पर हटा रहे थे, कहीं छोड़ दे रहे थे, क्योंकि हमको सिर्फ सीखना था। अब हमको मोंगोडीबी ठीक से यूज़ करना है, तो मोंगोडीबी कंप्लीटली इसके बाद यूज़ कर रहे होंगे। तो मोंगोडीबी पर आ जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा अगर हम पहले बस समझने की कोशिश करें कि भाई ये मोंगोडीबी क्या होता क्या है? कौन-सी चिड़िया का नाम है मोंगोडीबी? तो देखिए मोंगोडीबी जो है वो क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है? मोंगोडीबी इज़ द प्रोडक्ट एंड द कंपनी दैट बिल्ड्स इट। जैसे पहले गूगल के साथ भी ऐसा ही था, है ना? फेसबुक के साथ भी ऐसा ही था। इनिशियली सब कंपनी जो इनका मेन प्रोडक्ट होता है वही कंपनी का नाम होता है। कंपनी बाद में बहुत बड़ी हो जाती है तो अपना नाम चेंज कर लेती है। गूगल ने अपना नाम अल्फाबेट कर लिया, है ना? फेसबुक ने अपना नाम मेटा कर लिया। पर मोंगोडीबी क्या है, उनका एक प्राइमरी प्रोडक्ट अभी भी मोंगोडीबी है। तो कंपनी का नाम और प्रोडक्ट का नाम दोनों का नाम मोंगोडीबी है। अब देखिए जब किसी फाउंडर ने कोई चीज़ बनाई है तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी क्या मेन थॉट प्रोसेस थी। उनके हिसाब से मोंगोडीबी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो देखिए मोंगोडीबी का नाम उन्होंने लिया है द वर्ड ह्यूमंगस से। ह्यूमंगस का यहाँ पर क्या मतलब है? ह्यूमंगस नॉर्मल इंग्लिश वर्ड का क्या मतलब होता है? बहुत ही बड़ा, विशालकाय, अगर आप एग्ज़ैक्ट हिंदी में बात बात करें तो। तो उन्होंने मेन ये प्रॉब्लम देखी कि यार एसक्यूएल टाइप के जो डेटाबेसेस हैं, जिनकी अभी तक हमको बहुत सारी एडवांटेजेस लग रही थी कि हम डेटा को नॉर्मलाइज़ करते हैं, एक डेटा 4 जगह कॉपी नहीं होता है, हम आईडी के बेसिस पर रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, अपडेट करना थोड़ा-सा आसान होता है। ये सब जो इसकी अच्छी बातें थी, वो जैसे ही डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है, ये सब उसकी डिसएडवांटेजेस होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा तो आप कम सेव करते हैं, बट टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होता है बार-बार डेटा निकालने के लिए। अगर मान लीजिए मैं मानकर चलूँ मेरे पास लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स हैं, आज की अगर हम कंपनी की बात करें, करोड़ों भी मैं कम बोल रहा हूँ। फेसबुक के पास या इंस्टाग्राम के पास डेढ़ 2 बिलियन बेसिकली वीकली एक्टिव यूज़र होते हैं। एक यूज़र एक दिन में कितनी सारी एक्टिविटी करता है, तो आप और हम जानते ही हैं शाम को कितना समय हम इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं। तो जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ यानी 200, 300, 400 करोड़ रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है और उसको डेली बेसिस पर उनको क्वेरी करना है और वो रिलेशनशिप्स बनाता रहे कि एक टेबल से दूसरी टेबल में क्या डेटा है, दूसरी टेबल से चौथी टेबल में क्या डेटा है, उन सबको क्रॉस जॉइन करिए, इस डेटा वहाँ से डेटा वहाँ निकालिए, तो क्या होता है, क्वेरीइंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इन्होंने मोंगोडीबी मेनली किस लिए बनाया कि यार जब ह्यूमंगस डेटा है, यानी डेटा का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उसको ठीक से कैसे इंप्लीमेंट करना है वो करेगा मोंगोडीबी। मोंगोडीबी की मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डेटाबेस, एक डॉक्यूमेंट टाइप का डेटाबेस है। नो एसक्यूएल टाइप है वो हम समझ गए, पहले भी हम देख कर आए थे। नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल वाले सारे एक तरफ और बेसिकली एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस एक तरफ और बाकी सबने अपना नाम रख लिया नो एसक्यूएल। बट उसके अंदर स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट स्टोर करता है। डॉक्यूमेंट स्टोर करने का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ देखेंगे सैंपल डेटा जो हमने इसके अंदर स्टोर किया है, मैं नॉर्मल जैसे जेसन रिकॉर्ड सेव करता हूँ वैसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ एक मेरे पास आईडी मान लीजिए है, उसके बाद आइटम्स हमने एक एरे बना दिया, एरे के अंदर हम डेटा डाल रहे हैं, बेसिकली कुछ भी आप उठाकर यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पर साथ में क्या बोल रहा है? स्कीमा डायनामिक, यानी कोई पहले से डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। देखिए डॉक्यूमेंट को अगर आपको कंपेयर करना है अपने माइंड में, तो जो हमने एसक्यूएल में एक टेबल के अंदर रो था हमारा, एक रो ऑफ डेटा, वो यहाँ पर एक रिकॉर्ड है। वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है। तो वहाँ जो हम रो में रख रहे थे, यहाँ हम डॉक्यूमेंट में रख रहे हैं और यहाँ हम बोल रहे हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो एक टेबल में है, जहाँ यहाँ जिसको कलेक्शन बोलते हैं, आपस में कुछ भी सेम ना हो तो भी चलेगा। तो मोंगोडीबी आपको कुछ नहीं बोल रहा कि इनके अंदर कॉमन होना चाहिए। आप जनरली ऑल्दो कोशिश करते हैं कि एक टाइप की कलेक्शन में थोड़ा सिमिलर टाइप का डेटा हो, बिल्कुल सेम ना हो बट सिमिलर टाइप का डेटा हो, ताकि बाद में उसको क्वेरी करते हुए पता तो चले कि इसके अंदर क्या था। बट मोंगोडीबी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आपके सामने नहीं रखता। आप जैसे ही सेव करना चाहें उसको
कर सकते हैं। तो उसने बोल दिया फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और उसका कोई भी पहले से स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। हाई परफॉर्मेंस की हमने बात की कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये क्वेरीइंग करने में विश्वास नहीं रखता। देखिए थोड़ा-सा यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस में जब हम नए-नए प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो आपको समझना भी है साथ-साथ कि एक लाइफ टाइम में अभी क्यों आया मोंगोडीबी, इनिशियली पहले एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस क्यों आए थे, अब मोंगोडीबी क्यों आया। देखिए जब 80s 90s की हम बात करें, जब जो एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, इवन इन रीसेंट 2000 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। उस समय क्या था, जो आपकी हार्ड डिस्क है यानी जो स्टोरेज है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी कंपनीज़ के लिए। तो कंपनी का प्राइमरी कंसर्न क्या होता था, नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे सोशल मीडिया से पहले, है ना? नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो उस कंपनी का मेन कंसंट्रेशन ये होता था कि भई आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें स्टोरेज के लिए, मैं कम से कम पैसा पे करूँ और परफॉर्मेंस मेरी ठीक-ठाक आ रही है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स नहीं है। तो उस समय एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस आए, पूरी की पूरी थ्योरी की बुक्स लिखी गई कि नॉर्मलाइज़ डेटा को कैसे करना है, बड़ा डेटा है उसको कैसे तोड़ना है ताकि कम डेटा सेव करना पड़े, कम अपडेट्स करने पड़े, ये सब बेसिकली चीज़ें हुई। धीरे-धीरे अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया गेम बहुत सारे लोग इंटरनेट पर आ गए। अभी क्या है, वो वाला जो मैकेनिज़्म है डेटा को क्वेरी करने का वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो आपको कर देता है। तो क्योंकि वहाँ पर चीज़ें स्लो हो रही थी और साथ-साथ हार्ड डिस्क की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। आजकल हार्ड डिस्क इज़ सुपर चीप, यानी स्टोरेज बहुत चीप है। अगेन हमको तो महँगी ही लगती है, बट कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए फेसबुक, गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरेज बहुत सस्ती है। तो अब कंपनी ये बोल रही है कि यार स्टोरेज चाहे ज़्यादा यूज़ कर लो, एक डेटा चाहे 4 बार सेव करो, पर जब मेरा यूज़र रील स्क्रॉल कर रहा है ना, तो उसको वेट नहीं करना चाहिए, उसको बफर ना हो डेटा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वरना आप क्या करेंगे, जैसे ही 2 बार बफरिंग होगी आपको याद आएगा भाई पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई कर लेता हूँ, आप चुपचाप बंद करोगे, पढ़ाई करने लगोगे। वो नहीं चाहता फेसबुक, फेसबुक या इंस्टाग्राम क्या चाहता है, आप रील स्क्रॉल करते रहो। तो जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोंगोडीबी क्या करता है, मोंगोडीबी बोलता है बहुत सारे अलग-अलग कलेक्शंस मत बनाइए, डेटा को कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, जो भी डेटा चाहिए वो एक ही डॉक्यूमेंट में करके डाल दो। बट जब मैं उसको क्वेरी करने आऊँ फिर सारा डेटा एक ही बार में मिल जाए, मुझे 4 अलग-अलग कलेक्शन में, अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में दौड़ना ना पड़े कि अच्छा यहाँ तो इसकी आईडी पड़ी हुई है, अभी मैं जाता हूँ होम आईडी से होम निकाल कर लाता हूँ, इस आईडी से ये निकाल कर लाता हूँ, उस आईडी से वो निकाल कर लाता हूँ। तो इनका मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, रीड राइट्स बहुत फास्ट होने चाहिए। स्केलेबिलिटी जो हमने पहले बात की थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, ये सारे डेटाबेसेस हॉरिजॉन्टली स्केल होते हैं क्योंकि डेटा अब इतना ज़्यादा हो गया है कि कितनी ही बड़ी मशीन आप लगा लोगे, है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस है वो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होना चाहिए, यानी जब भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 2 मशीन अपने क्लस्टर में और लगा दो, 2 मशीन अपने क्लस्टर यानी ग्रुप जो हम अब बेसिकली बना रहे हैं क्लाउड के अंदर उसमें 2 मशीन और लगा दो तो मेरा काम चल जाए। हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि देखिए अगेन जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, यूज़र एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ रखिए, अगर एक कॉपी तक किसी वजह से नहीं पहुँचा जा रहा है, वो डेटाबेस का जो इंस्टेंस है वो उस समय बिज़ी है या उस तक इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा है, वो बहुत दूर हो गया है, कोई भी कारण हो, तुरंत दूसरी कॉपी से डेटा पढ़ लीजिए। तो क्या करता है, ऑटोमेटिक फेलओवर देता है कि पहली जगह से डेटा क्वेरी करने की कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो वो आपको नहीं बोलेगा कि दूसरी जगह करूँ क्या, वो अपने आप से दूसरी जगह से डेटा आपको लाकर दे देगा। इसके अंदर भी क्वेरी करने की बहुत रिच कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आप क्वेरीइंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, एग्रीगेशन एग्रीगेशन क्या? अगर मैं एग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, मानिए मान लीजिए मेरे पास एक रेस्टोरेंट है जिसकी बहुत सारी रोज़ की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। मैं दिन के एंड में बोलता हूँ यार ज़रा बताओगे फाइनली माल बिका आज कितने का? या बताओगे कितनी पेमेंट्स मैंने की हैं? बताओगे सिर्फ़ चाउमीन कितने की बिकी, सिर्फ़ मोमोज़ कितने के बिके, है ना? तो ये सब जो एग्रीगेट करने वाला सिस्टम है कि यार हो सकता है मैंने दिन में 1000 ऑर्डर बेचे हैं बट जल्दी से मैं कुछ एग्रीगेटेड कुछ बेसिकली सम करने वाला या परसेंटेज वाला कोई भी एक टोटल फाइनल एक नंबर चाहता हूँ बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डेटा, तो वो उस टाइप की क्वेरीज़ इसकी बहुत अच्छी होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या है, जियो स्पेशल एंड टेक्स्ट सर्च, है ना? देखिए सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहली बात तो सर्च कर पाएँ आजकल, चाहे यूट्यूब आप देख लें, इवन इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बहुत बार आप चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, तो सर्चिंग इंपॉर्टेंट है, साथ-साथ लोकेशन सर्च। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ोमैटो से या स्विगी से खाना ऑर्डर करता हूँ। ज़ोमैटो, स्विगी पर थाउज़ेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, पूरे इंडिया में देखेंगे तो शायद 10, 15, 20 हज़ार इनके पास रेस्टोरेंट्स होंगे, है ना? पर जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो आपको तो 20, 30, 40 रेस्टोरेंट ही दिखाता है जो आपके घर के पास के हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकेशन के बेस पर सर्च कर रहा है, वो देख रहा है आप कहाँ पर हैं, आपके आस-पास 5 किलोमीटर में कौन-कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं की लिस्ट आपको दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ जियो स्पेशियल सर्चिंग यानी लोकेशन बेस्ड सर्चिंग। तो इस टाइप की सर्चिंग में भी मोंगोडीबी टाइप के डेटाबेसेस बहुत अच्छे होते हैं। एसक्यूएल में अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं तो पहले आपको हर रिकॉर्ड पर जाकर चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई इसका डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा है या कम है, या बेसिकली ज़्यादा है तो मैं नहीं दिखाऊँ, कम है तो मैं दिखाऊँ। बट बेसिकली हर बार जब
कोई यूज़र अपनी ऐप ओपन करेगा, ज़ोमैटो ओपन करेगा, तो मेरे को सारे के सारे 20,000 रेस्टोरेंट से कंपेयर करना पड़ेगा उसको कि भाई ये इसके आस-पास तो नहीं है ना? तो उस टाइप की सर्चिंग यहाँ मोंगोडीबी वगैरह में बहुत अच्छी होती है। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है बाकी, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली जो भी मॉडर्न प्रोडक्ट चल रहा है वो मैक पर भी चलेगा, विंडोज़ पर चलेगा, लाइनक्स पर चलेगा, सब पर चलेगा। और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी ईज़ी इंटीग्रेशन इसके अंदर होता है, यानी अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के साथ, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ काफ़ी ईज़िली इंटीग्रेट होके आपका काम ये कर देता है। तो देखिए, इसके बारे में बातें हमने काफ़ी सारी कर ली, मोंगोडीबी को थोड़ा-सा समझ लिया, बट हम हैं प्रोग्रामर, हम हैं कोडर, हमको मेन क्या करना है, जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इसको सेटअप करने की तरफ। तो अब देखिए, सेटिंग सेटिंग अप कैसे करेंगे? 2 हमारे पास यहाँ पर तरीके होते हैं, या तो इसका कम्युनिटी सर्वर आप इंस्टॉल करें या एटलस इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पर दे चलते हैं और देखते हैं ये एक्चुअली है क्या कम्युनिटी सर्वर और एटलस की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डालूँगा मोंगोडीबी, है ना? ये इसकी वेबसाइट है जो मैंने खोल दी। इस पेज को अच्छा हमने ऑलरेडी बड़ा किया हुआ है, थोड़ा-सा बड़ा है आपको दिख रहा है। देखिए, लेआउट बाय डेवलपर्स, बिल्ट फॉर ट्रांज़ैक्शंस आपको स्टोर करने हैं। पहले लोग ऐसा मानते थे कि ट्रांज़ैक्शन स्टोर नहीं कर सकते। टाइम सीरीज़ डेटा, टाइम बाउंड जो डेटा है, एआई का डेटा आपको स्टोर करना है। अलग-अलग चीज़ें यहाँ पर बोल रहा है ना? ऑब्वियसली आपको अपने हिसाब से देखना है, उसको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो तो कुछ भी बोलता रहेगा, है ना? तो यहाँ देखिए, बिल्ट बाय डेवलपर्स बहुत सारे अपने फीचर्स बता रहा है। हमको मेनली क्या चाहिए, हम आएँगे प्रोडक्ट्स के अंदर कि भाई क्या-क्या प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारी आँखें हम हमेशा कहाँ जानी चाहिए, कम्युनिटी एडिशन पर, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन का मतलब है फ्री है और इसको हम ठीक से बेसिक कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोकली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्लिक कर लिया, देखिए कम्युनिटी एडिशन आ गया है। ये देखिए ओपन सोर्स नहीं है मोंगोडीबी, बट फ्री है, यानी आप उसको अपने मशीन पर डालकर ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो मैं करता हूँ डाउनलोड कम्युनिटी वर्ज़न। यहाँ पर आएँगे तो देखिए सारे के ये दिखा रहा है किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड दिखा रहा है, कमांड चलाकर इंस्टॉल कर लीजिए मेरी मशीन के लिए, या दिखा रहा है कि मैकओएस के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए अमेज़न लाइनक्स, मोस्टली मोंगोडीबी लोग कहाँ चला रहे होंगे? अपनी मशीन पर थोड़ी कोई चलाता है पर्सनल लैपटॉप पर। लोग चला रहे होते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड में, गूगल के क्लाउड में, किसी और क्लाउड में। तो अमेज़न का जो एडब्ल्यूएस क्लाउड है उसके अंदर कौन-सा लिनक्स वर्ज़न चलता है? अमेज़न ने अपना लिनक्स का वर्ज़न बनाया हुआ है, वो चलता है। तो बोल रहा है उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए। डेबियन ये भी एक लिनक्स है, मैकओएस के लिए कर लीजिए। रेड हैट बहुत पॉपुलर बेसिकली लिनक्स है, उसके लिए कर लीजिए। ये सब अलग-अलग देखिए, उबुंटू बहुत बहुत जगह चलता है, उसके लिए कर लीजिए। आखिर में बोल रहा है विंडोज़ के लिए भी आप कर सकते हो। तो हमको तो विंडोज़ या मैक वाला इंस्टॉलेशन करना है। हम ये क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे हमने एसक्यूएल सेटअप किया था, ऐसे ही हम इसको लोकली सेटअप करेंगे, लोकली इसको कनेक्ट करेंगे। बट हम जो अभी इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे वो एक कम्युनिटी वर्ज़न इस्तेमाल नहीं करेंगे, हालाँकि आप इसको कर सकते हैं। हम इनका कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे एटलस। एटलस के अंदर क्या है, देखिए अपने आप ही ये क्लाउड में आपको डिप्लॉय करके दे रहा है क्या, मोंगोडीबी। यानी बोल रहा है अपने सिस्टम पर आप इंस्टॉल ही मत करो, जो मोंगोडीबी का एक इंस्टेंस है मैं अपने क्लाउड में बना लूंगा, उसका लिंक आपको दे दूंगा। आपको जो डेटा सेव करना है वहां पर सेव कर लीजिए, जो डेटा डिलीट करना है, रीड करना है, जो ऑपरेशन करना है कर लीजिए। डेटाबेस मैं होस्ट करूंगा और फ्री होस्ट करूंगा, यानी बेसिक कामों के लिए, अपने हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर इतना काम आप फ्री में कर सकते हो, हमारी हेडेक चली जाती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब मैं यहाँ क्लाउड में कर रहा हूँ, देखिए अभी तक अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें जो हमने किया है, बिफोर चैप्टर नंबर 15 से पहले कोई भी चीज़ यहाँ हमने जितने भी काम किए, जितनी बार भी प्रोजेक्ट बनाया है, आप बस इसको पुल कर सकते थे, गिट पुल करेंगे, एनपीएम इंस्टॉल करेंगे, एनपीएम स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, आपका सर्वर रन हो जाएगा। बट चैप्टर नंबर 15 में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक लोकली रनिंग एसक्यूएल का बेसिकली इंस्टेंस है जिससे वो कनेक्ट करेगा। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 15 चलाना है तो सेटअप का एक स्टेप ऐड हो जाता है क्या, कि आपको वहाँ पर एसक्यूएल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम काम अगर हम कम्युनिटी वर्ज़न इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ भी हो जाएगा। एक कोड आप दूसरी मशीन पर जाकर चलाएँगे, कहीं और डिप्लॉय करेंगे तो फिर वो वहाँ एक्सपेक्ट करेगा। तो इवेंचुअली तो देखिए जो डेटाबेस है वो आप कहीं न कहीं डिप्लॉय कर ही रहे होते हो। यहाँ ये हमको बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, तो हम यही वाला इसका वर्ज़न यूज़ कर लेंगे जो कि एटलस वर्ज़न है, जो हमको चीज़ें बना कर देता है। इसके लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम, क्योंकि ये बोल रहा है भाई तो किसको एक्सेस देना है, नहीं देना है वो तो पता होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं मोंगोडीबी एटलस हमको चाहिए, मैं ट्राई फॉर फ्री कर लेता हूँ, है ना? अब देखिए यहाँ आप नाम वगैरह अपना सब कुछ डालकर भी साइन अप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसको साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ, है ना? कि भाई मेरी गूगल आईडी से आप साइन इन करा दीजिए। मैं इसको गूगल आईडी से साइन इन कर लेता हूँ। ये हमने एक ऐसी आईडी बनाया हुआ है डमी फॉर टेस्टिंग, है ना? ये बोल रहा है एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, सबमिट। ये तो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हमको करना ही है। देखिए अब ये बोल रहा है वेलकम, अभी ये सेटअप कर रहा है आपके लिए कि भाई आपके लिए भी एक पूरा क्लाउड के अंदर मुझे काम करना है, वो मैं सेटअप कर देता हूँ। देखिए सेटअप चल रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि हमको क्लियर रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल? ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हैं। मैं तो बोल देता हूँ लर्न मोंगोडीबी मेरा प्राइमरी गोल है
कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तो भाई अभी 6 महीने हुए हैं काम करते हुए, है ना? बोल दो जो भी आपको बोलना है। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू प्राइमरली वर्क विथ? तो हम बोल देते हैं भाई हम तो कर रहे हैं नोड.जेएस के साथ। व्हाट टाइप ऑफ डेटा? अलग-अलग तरह का डेटा हम यूज़ करेंगे, लोकेशन हम यूज़ करेंगे, यूज़र एक्टिविटी, कस्टमर प्रोफाइल डेटा, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं अदर टाइप का डेटा, है ना? ये सिर्फ़ इनके काम के लिए, हमारे काम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई विज़िट कीजिए www.completecoding.in। यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज। उसके साथ साथ आपको दिखेंगे यहाँ पर हमारे प्रीमियम प्लेसमेंट कोर्सेज यू कैन चेक आउट। उसके अलावा हर हमारे यूट्यूब कोर्स के लिए आपको दिखेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक, नोट्स का लिंक, गिटहब कोड का लिंक और साथ साथ एक फ्री सर्टिफिकेट टेस्ट का लिंक। आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, जिससे कोई भी नए वीडियो का लिंक आपसे मिस ना हो। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज स्कैन दिस एंड टॉक टू अस। कौन सा आर्किटेक्चरल मॉडल होगा? हमको नहीं पता भाई कौन सा आर्किटेक्चरल मॉडल होगा। फिनिश कर दीजिए जल्दी से, हमको हमारा डेटा दिखाइए। अब देखिए आप जैसे ही यहाँ पर आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। बोल रहा है आप बताइए आपको किस टाइप का क्लस्टर डिप्लॉय करना है। ऑब्वियसली वो तो चाहता है कि आप इसको कुछ कुछ पैसे पे करो, बट आप यहाँ पर जो फ्री वाला वर्जन है फिलहाल देखिए, जो M0 ये दिखा रहा है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या बोल रहा है इसके अंदर? 512 MB डेटा तक हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। हमको रैम और सीपीयू भी शेयर्ड मिलेगा, यानी प्रायोरिटी पर नहीं मिलेगा। जब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, जब भी उसके पास अवेलेबल होगा, उसके बाद वो हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा। उसके अलावा ये बोल रहा है आप इनका ये M10 सर्वर ले सकते हो। इसमें 10 GB डेटा स्टोर कर पाएगा, 2 GB रैम मिलेगी, 2 वर्चुअल सीपीयूज मिलेंगे। इसके लिए आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी 8 सेंट्स पर आवर, है ना? एक तरह से मान लीजिए 6 रुपए पर घंटा टाइप्स आपको देना पड़ेगा। सर्वरलेस अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये बेसिकली जैसे अगेन बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाएँगे, बट यहाँ पर फंक्शंस होते हैं। आपका काम जब भी होगा वो अपने हिसाब से स्केल कर लेगा। कितना भी आपका लोड होगा वो सारा का सारा लोड हैंडल कर लेगा। 1 टेराबाइट तक डेटा आप स्टोर कर पाएँगे, उसकी अलग से कुछ प्राइसिंग होगी। हम फिलहाल किसके साथ जाएँगे? M0 के साथ जाएँगे। अब ये बोल रहा है अपने क्लस्टर का नाम बताइए, हम कुछ भी रख देते हैं। मान लीजिए हम क्लस्टर का नाम रख देते हैं कंप्लीट कोडिंग, है ना? क्लस्टर का नाम मैंने रख दिया कंप्लीट कोडिंग। उसके अलावा भी पूछ रहा है कहाँ पर डिप्लॉय करना है? AWS में, गूगल क्लाउड में, एज़्योर में। देखिए इंटरनली अपने आप कर रहा होगा, बट ये आपसे पूछ रहा है बता दीजिए, आप जहाँ बोलोगे वहीं कर दूँगा। हमको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, AWS ही सिलेक्टेड रखें। हमारे सबसे पास सर्वर कौन-सा होने वाला है? मुंबई होने वाला है, तो मुंबई सेलेक्टेड रखते हैं। आप अगर कहीं और से देख रहे हैं तो जो भी आपके पास वाला सर्वर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा-सा स्पीड में फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा हालाँकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा-सा स्पीड का फ़र्क होता है कि आपका डेटा बेसिकली आपकी कंट्री में रहे। दूसरा हमारे लिए तो अच्छा है, मुंबई की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो मुंबई में सर्वर ज़्यादा बढ़ेंगे, लोगों को समझ आएगा कि मुंबई में सर्वर और लगाने हैं, हमारे देश की इकोनॉमी भी बेटर होगी, है ना? तो मैं तो अगर यूएस में भी हूँगा, मैं तो तभी भी मुंबई में ही ले लूँगा सर्वर कि भाई कम से कम हमारे कंट्री में होना चाहिए। उसके अलावा टैग्स वगैरह दे रहा है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। कोई एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की हमको ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बोलेंगे क्रिएट डिप्लॉयमेंट। भाई आप हमारा ये डिप्लॉय कर दीजिए। अभी इसको लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है। सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद अ बस। बस कहाँ कहाँ पर है ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं कहीं मिस कर रहा हूँ तो आप बताइएगा। ठीक है, इतनी बसेस मुझे लग रही हैं, वेरीफ़ाई कर देते हैं। ठीक बात है, तो ये क्या कर रहा है? देखिए इसने क्या किया, जो मेरा क्लस्टर था वो बनाकर दे दिया। अगर हम नोट्स में भी आकर देखेंगे, देखिए यहाँ मैंने सारी चीज़ें लोकली भी आपके नोट्स में लगाई हैं कि आप बार-बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, एक बार देखने के बाद आप यहाँ बना पाएँ। यहाँ हमने क्लस्टर का नाम दिया है केजी क्लस्टर, कुछ भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। M0 हमने सेलेक्ट किया, उसका देखिए अगला चीज़ यही स्टेप आ जाता है। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, हमको सेटअप करना है हमारा यूज़र, जो यूज़र इसके साथ इंटरैक्शन कर रहा होगा। तो देखिए ये एक काम और क्या करता है, बोलता है कि भाई कहाँ-कहाँ से आपके बेसिकली क्लस्टर को मैं एक्सेस करने दूँ। क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपका कोई भी इसको एक्सेस कर पाएगा किसी भी आईपी एड्रेस से। तो फिलहाल ये क्या बोल रहा है कि मैंने आपके करंट आईपी एड्रेस को इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपके सिर्फ मेरे एक सिस्टम के आईपी एड्रेस से ही आप इसको एक्सेस कर पाएँगे, इवन अगर आपके पास आईडी पासवर्ड हो तो भी। है ना? ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है एक यूज़र बना दीजिए। ये बोल रहा है यूज़र नेम ये रख देते हैं, पासवर्ड ये रख देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एकदम सिंपल रख लेता हूँ, रूट एंड रूट, है ना? आपको थोड़ा-सा मुश्किल रखना चाहिए कि कोई ईज़िली गेस ना कर पाए, बट अभी मैं एकदम बेसिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया रूट ही मेरा यूज़र नेम होगा, रूट ही मेरा पासवर्ड होगा। क्रिएट डेटाबेस यूज़र पर क्लिक करेंगे तो उसने यूज़र बना दिया है, मेरा करंट आईपी एड्रेस ऐड कर दिया है। अब ये बोल रहा है चूज़ अ कनेक्शन मेथड, है ना? तो कनेक्शन मेथड आपको चूज़ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ड्राइवर्स। हम बाद में जाके वैसे कंपास भी देख रहे होंगे, कंपास कैसे यूज़ करना है, वीएस कोड के लिए मोंगोडीबी कैसे यूज़ करना है, ये भी हम देख रहे होंगे। बट फिलहाल हमको कहाँ से इसको कनेक्ट करना है? अपने प्रोजेक्ट से इसको कनेक्ट करना है। प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्ट करेंगे? मोंगोडीबी के अलग-अलग ड्राइवर्स हैं। देखिए अपने आप ये सबसे पॉपुलर क्या दिखा रहा है? नोड.जेएस के साथ साथ आप इसको इस्तेमाल करने वाले हैं क्या? जो लेटेस्ट वर्ज़न है वही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? आपको पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैसे? npm install मोंगोडीबी करके। तो अगर आप npm install मोंगोडीबी करेंगे जाकर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपका ये ड्राइवर जो है वो
इंस्टॉल हो जाएगा। ये पूरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे, है ना? साथ-साथ उसके बाद नेटवर्क एक्सेस में जाके हमारी जो आईपी एड्रेस है वो हम चेक कर लेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस एडेड है या नहीं। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो इसने पहले मुझे बोला करने के लिए, npm इंस्टॉल mongodb मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये बगल में मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है। इसकी सबसे पहले हम एक कॉपी बना लेते हैं पुराने वाले की, एसक्यूएल के अंदर हम चेंज नहीं करेंगे। उसको मैंने कर लिया कॉपी, बाहर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, इसको हम कर लेते हैं रीनेम टू, है ना? इसका नाम क्या रख लेंगे? इसका नाम हम रख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू MongoDB, है ना? और चैप्टर नंबर हम कर देते हैं 16। ठीक बात है? यहाँ हम नीचे आ जाते हैं, डीबग कंसोल कृपया बंद कर दें, हमारा स्पेस ना खाएँ, सीडी कर लेते हैं चैप्टर 16। और यहाँ हमको अब क्या करना है अंदर आने के बाद, अब यहाँ अंदर आने के बाद हमको करना है इंस्टॉलेशन। क्या बोल रहा है? npm इंस्टॉल mongodb, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। npm इंस्टॉल mongodb किया, ये एक पैकेज है जो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा हमारे नए वाले पैकेज के अंदर। देखिए कितना बोला इसने, एक पैकेज के लिए 233 पैकेजेस इसने ऐड कर लिए, है ना? तो बहुत सारे पैकेजेस ही ऐड कर रहा है इसके लिए। कोई बात नहीं, हमारा पैकेज ऐड हो गया। अभी मैं यहाँ आकर अगर देखूंगा अपने पैकेज.json के अंदर, तो देखिए नीचे हमको क्या दिख जाएगा, mongodb 6.1.0 6.10 हमारा ऐड हो गया है ना? तो हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग टू योर एप्लीकेशन कोड। तो देखिए इसने यहाँ क्या कर दिया, पूरा एक लिंक बनाकर हमको दे दिया कि ये लिंक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने MongoDB से कनेक्ट करने के लिए। अब ये लिंक कैसे हम इस्तेमाल करेंगे बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं इसको कॉपी करके छोड़ लेता हूँ, है ना? ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया, वैसे बाद में भी हमको ये मिल जाता है बट फिलहाल हमने लिंक कॉपी कर लिया। इसके अंदर देखिए मेरा आईडी, पासवर्ड सब कुछ पहले से है। इसने क्या कंप्लीट कोडिंग के नाम से एक MongoDB के अंदर जो क्लस्टर बनाया है वो बनाया है, सारा का सारा इसने पूरा लिंक उसका दे दिया है। मैं बस इसको कॉपी करके कहीं फाइल में एक सेव करके रख लूँगा, है ना? तो हमने इसको सेव कर लिया, इसको आप कर दीजिए डन। जैसे ही आप डन करेंगे देखिए अब आपको ये क्या दिखाएगा, आपका एक क्लस्टर बन गया है जिसका नाम आपने रखा है कंप्लीट कोडिंग। अगेन अगर मैं कनेक्ट क्लिक करूँगा, ड्राइवर्स क्लिक करूँगा तो मुझे अगर ये बाद में यूआरएल चाहिए मुझे मिल जाएगा, बट आपको दिख गया कि भाई आपका क्लस्टर ये एक क्रिएट हो गया है। साथ-साथ इससे पहले एक स्टेप हम क्या दिखा रहे थे, डेटाबेस एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस भी आप यहाँ पर जाकर जाकर चेक कर सकते हैं। डेटाबेस एक्सेस के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं, एक यूज़र अभी हमने ऐड किया है, आप मल्टीपल यूज़र ऐड करना चाहते हैं, उनको कस्टम परमिशन देना चाहते हैं, बाद में जाकर किस कौन किस कलेक्शन को एडिट कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है, क्या कर सकता है, वो सब आप दे सकते हैं। आगे जाके हम उसको डीप में देखेंगे, अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे। फिलहाल हमारा एक यूज़र है जो बनकर तैयार है। नेटवर्क एक्सेस के अंदर आपको दिखा रहा है कि आपकी करंट आईपी एड्रेस ही सिर्फ इसको फिलहाल एक्सेस कर सकती है। आप इसके अंदर वाइल्ड कार्ड आईपी एड्रेसेस भी बना सकते हैं, जैसे 0.0.0.0/, वो दुनिया के सारे आईपी एड्रेसेस को मैच कर लेगा, है ना? तो फिर वो हर जगह से अलाउ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, कई बार अगर आप MongoDB से फ्यूचर में हम देखेंगे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। तो एक बार यहाँ नेटवर्क एक्सेस में आकर चेक कर लीजिए कि ये अपने आप से दिखाएगा कि आपका करंट आईपी एड्रेस यहाँ पर एडेड है या नहीं। देखिए फिलहाल ये बोल रहा है आपका आईपी एड्रेस ऑलरेडी एडेड है, इंक्लूड्स योर करंट आईपी एड्रेस। अगर ऐसा नहीं बोल रहा है तो यहाँ एक बटन आएगा कि ऐड दिस आईपी एड्रेस, ऐड करंट आईपी एड्रेस, उसके बाद आपका एक्सेस दोबारा शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको बताकर छोड़ना चाह रहा था कि आपको अगर लोकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये दोनों आप एक बार आकर चेक कर लें, डेटाबेस एक्सेस में, नेटवर्क एक्सेस में, अपने आप चलाते हुए कि ये आपकी दोनों चीज़ें ठीक से सेटअप हुई हैं या नहीं हुई हैं, है ना? तो ये काम हमने कर लिया, सेटिंग अप हमने कर लिया, MongoDB हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा database.js फाइल हमने बनाया हुआ है पहले से, या util.js फाइल जो बनाया उसको आकर एडिट कर लेंगे, है ना? तो अब मैं यहाँ वही खोल लेता हूँ। ये जो यूआई है इसको फिलहाल हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहाँ हमने बनाया था, यूटिल के अंदर हमने बनाया था। किस नाम से हमने बनाया था, डेटाबेस util.js के नाम से बनाया हुआ है। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर MySQL से कनेक्ट कर रहे थे। वो काम अब आपको नहीं करना है, तो इसको मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे जो पैकेज अभी-अभी हमने इंस्टॉल किया है MongoDB, है ना? तो मैं कर लेता हूँ const MongoDB, या सिर्फ Mongo नाम भी आप रख सकते हैं। Mongo इक्वल टू require, क्या देंगे, हमने जो पैकेज का नाम दिया था वो क्या था, MongoDB, है ना? तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो हमने बोल दिया रिक्वायर MongoDB, यहाँ नाम मोंगो दें, MongoDB दें, जो भी आपने दे सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलता है, डॉट पर एक आप मान लीजिए एक तरह का मॉडल मिलता है, एक तरह की क्लास आपको मिलती है जिसका नाम है Mongo क्लाइंट, जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद डिक्लेयर कर लूँगा कॉन्स्ट Mongo Mongo क्लाइंट। एक नंबर इसको बड़ा कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। Mongo क्लाइंट इज इक्वल टू जो भी हमने पैकेज इंपोर्ट किया है वो डॉट Mongo क्लाइंट। ये देखिए मैं हर जगह इसको डायरेक्टली भी एक्सेस, माफ कीजिएगा, Mongo क्लाइंट। अब देखिए मैं डायरेक्टली इसको हर जगह mongo.mongo क्लाइंट भी चला सकता हूँ, बट बार बार मेरे को ना लगाना पड़े, मैंने इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अगला हमको क्या चाहिए, जो यूआरएल हमारा था
ये यूआरएल में कर लेते हैं, तो मैं मान लीजिए इसका नाम रख देता हूँ डेटा या मोंगो यूआरआई, सॉरी। यहाँ पर अब हम वो एक्सेस दे देंगे, वो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। इसको मैं चला लेता हूँ मोंगो डीबी प्लस एसआरवी कोलन, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर जो यूआरएल था वो यूआरएल दे दिया, जिसके बेसिस पर हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो मोंगो का क्लाइंट हमने बना लिया, यूआरएल हमने बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक कॉल बैक यहाँ पर बना, बेसिकली हम बना सकते हैं। पहले मेनली हम क्या कॉल करना चाह रहे हैं, हम कॉल करना चाह रहे हैं मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट। तो ये जो क्लाइंट आपने बनाया इसका आप एक कनेक्ट फंक्शन कॉल कर लेंगे। किस चीज़ के साथ, ये जो यूआरएल हमने डिक्लेयर किया है इस यूआरएल के साथ, ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो बेसिकली कनेक्शन करने के बाद आपको देगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट पहले हम कॉल करेंगे। कनेक्ट के अंदर हम देंगे यूआरएल, तो मान लीजिए मैंने दे दिया मोंगो यूआरएल, है ना। ये क्या करेगा, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस को हम कैसे पढ़ते हैं, प्रॉमिस को हम बोलते हैं डॉट देन। देन के अंदर क्या होता है, आपको फाइनल कॉल बैक मिल जाता है। तो कॉल बैक के अंदर ही क्या देता है, आपको एक क्लाइंट देता है कनेक्ट करने के बाद, कि भाई ये क्लाइंट आपका कनेक्ट हो गया है। तो मैं फिलहाल मान लीजिए इसको लॉग कर देता हूँ, कंसोल लॉग क्लाइंट जो भी इसने मुझे दिया है ना। और साथ साथ अगर एरर आई है, यानी मेरा कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाया, तो उसको हम प्रॉमिस में कैच कर सकते हैं। उसको मैं बोल देता हूँ एरर, और यहाँ मैं लॉग कर देता हूँ फिर से कंसोल डॉट लॉग। यहाँ मैं बोल देता हूँ इसको, मान लीजिए एरर वाइल कनेक्टिंग टू मोंगो। एरर क्या है, एरर भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ इसके अंदर से हम ये जो क्लाइंट हमको मिला है इसको हम रिटर्न कर देंगे, है ना, ताकि हम इसको इस्तेमाल कर पाएँ। अब देखिए मैं इतना चलाऊँगा, एक बार अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जब भी ये फाइल रन होगा तो मेरा ये जो मोंगो क्लाइंट है कनेक्ट हो जाएगा, है ना, जब भी ये फाइल आएगा। बट ये फाइल तो एक ही बार लोड हो पाएगा, मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मैं इसको कहीं पर भी कॉल कर पाऊँ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में रैप कर देंगे, जैसा हमने यहाँ किया। एक मोंगो कनेक्ट नाम का मान लीजिए हमने फंक्शन बना लिया, है ना। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि यार मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ मोंगो कनेक्ट, और जो भी इसको कॉल करेगा वो क्या पास करेगा, एक कॉल बैक पास करेगा। वो ये बोलेगा कि भाई भाई मोंगो से कनेक्ट कर लो, और जब कनेक्ट हो जाए तो कॉल बैक कॉल कर देना। तो मैं इसके अंदर एक्चुअली ये पूरा काम कर रहा हूँ, और रादर देन मैं रिटर्न क्लाइंट करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल बैक के अंदर ही क्लाइंट पास कर दूँ कि भाई जिसने भी कॉल किया है उसका मैं कॉल बैक कॉल कर दूँ, और ये क्लाइंट उसको दे दूँ कि लो भाई सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अदरवाइज मैं यहाँ से चाहूँ तो एरर भी दे सकता हूँ, या छोड़ भी सकता हूँ कि मैं उसको कॉल बैक को कभी भी कॉल नहीं करूँगा उस केस में। तो ये फंक्शन हमने बना लिया, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकें, है ना। तो मैं लिख दूंगा इसको क्या, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मोंगो कनेक्ट। अब देखिए हमने पहले पूरा फाइल एसक्यूएल के लिए बनाया हुआ था, अब हमने पूरा फाइल किसके लिए बना लिया, मोंगो के लिए बना लिया। रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने किया। हमने पहले मोंगो डीबी जो पैकेज है उसको रिक्वायर करके यहाँ पर उसको मोंगो एक कांस्टेंट के अंदर डाल लिया। उसका एक शॉर्टकट नेम मुझे मोंगो क्लाइंट चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर डाल लिया। मैं देखिए यहाँ डायरेक्टली डॉट मोंगो क्लाइंट भी कर सकता था, मोंगो और मैंने कहीं पर यूज़ किया नहीं है। तो डॉट मोंगो क्लाइंट डायरेक्टली इस कॉन्स्टेंट में आप सेव कर लीजिए, वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, है ना। हमने जो यूआरएल हमको एटलस ने दिया था, मोंगोडीबी एटलस ने दिया था, वो हमने यहाँ पर सेव कर लिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया जो मेरा क्या कर रहा हो, जो मोंगो से कनेक्ट करे, और उस फंक्शन के अंदर हमने कॉल कर लिया मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट, जो यूआरएल था हमारा यूआरएल दे दिया। आईडी पासवर्ड इसके अंदर पहले से लिखा हुआ है, ये ऑब्वियसली मोस्ट सिक्योर तरीका नहीं है, बट फिलहाल हम सीखने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद क्या हमने प्रॉमिस यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, डॉट देन ये मेरे को दे रहा है क्लाइंट। क्लाइंट को फिलहाल मैंने लॉग भी कर लिया और कॉल बैक के साथ कॉल भी कर दिया। कैच में हमने एरर कैच कर लिया और इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया। अब इसको हमको यूज़ करना है। यूज़ कहाँ करेंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर मैं मोंगो कनेक्ट कॉल कर लेता हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर चलते हैं अपनी, जहाँ मैंने अपने एप्लीकेशन सर्वर स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि भैया आप अपना सर्वर स्टार्ट तब करो जब आपका मोंगो से कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया हो, तभी तो आप डेटा सर्व कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ मोंगो कनेक्ट, है ना। अब देखिए मोंगो कनेक्ट मैंने जैसे ही लिखा, इसने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया, ऊपर रिक्वायर यूटिल्स डेटाबेस यूटिल से मोंगो कनेक्ट मेरे पास आ गया है। मोंगो कनेक्ट क्या है, मोंगो कनेक्ट डायरेक्टली एक फंक्शन है जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और जो क्या देगा, जिसके अंदर मुझे क्या देना है, कॉल बैक देना है। तो मोंगो कनेक्ट के अंदर मैं देता हूँ कॉल बैक, और कॉल बैक में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्लाइंट, है ना। तो क्लाइंट मुझे मिलेगा, मैं इसके अंदर इसको अब यहाँ उठाकर कर लेता हूँ कि भाई पहले मोंगो कनेक्ट करो। जब मोंगो कनेक्ट हो जाए और क्लाइंट हमारे पास आ जाए, तब आप एप्लीकेशन सर्वर स्टार्ट करना, वरना मत करना। और मैं साथ साथ क्या कर सकता हूँ, जो लॉगिंग मैंने यहाँ पर किया है, मैं लॉगिंग यहाँ पर नहीं करता। जहाँ मुझे क्लाइंट मिला है, तो जिसने कॉल किया वो डिसाइड करेगा, ये लॉग मैं यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ कंसोल लॉग कर दिया क्लाइंट, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ यहाँ में, दोनों एक ही बात है। बट फिलहाल मैंने इसको सीक्वेंस बना दिया है कि भाई जब मैं सर्वर चलाऊंगा, पहले मोंगो कनेक्ट होगा, अगर मोंगो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो मेरा सर्वर स्टार्ट होगा। चलाकर देख लेते हैं, हम बोलते हैं npm स्टार्ट। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, कुछ कुछ एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है,
ये एक्चुअली जो मोंगो का क्लाइंट था, यही हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है ना? ये क्लाइंट मैंने यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश की है, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। फाइनली मेरा सर्वर ये बोल रहा है कि लोकलहोस्ट 3000 पर आपका सर्वर जो है वो चल गया है। तो एक बार सर्वर भी खोल कर देख लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं सर्वर खोलूँगा, ये क्या बोल रहा है? db.execute इज़ नॉट अ फंक्शन। ऐसे क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि भाई बाकी सारा जो कोड आपने लिखा हुआ है, मॉडल्स के अंदर जो आपने कोड लिखा हुआ है, वो सारा ये मानकर लिखा है कि यहाँ पर अंदर क्या है? एसक्यूएल वाला कोड है, यहाँ से जो कनेक्शन है वो एसक्यूएल के साथ मिल रहा है ना? तो फिलहाल कनेक्शन हमने देख लिया कि सक्सेसफुल कनेक्शन हो पाया है, बट हमारा जो कोड है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। इसको चलाने का बस एक तरीका है कि मैं यहाँ पर दे दूँ /host/add_homes, क्योंकि एक वही पेज है बेचारा ऐड होम, एक सिर्फ बेचारा यही पेज है जो कोई भी डेटा इस्तेमाल नहीं करता है ना? बाकी मैं किसी भी पेज पर जाऊँगा, एयरबीएनबी, होम लिस्ट, फेवरेटिज़, बुकिंग, होस्ट होम्स में जिस पर भी जाऊँगा, वहाँ मुझे क्या मिलेगा? मेरा डेटा मिल रहा होगा, मेरा डेटा डेटाबेस से फेच करने की कोशिश करेगा। ऐड होम ऐसा है जिसको कोई डेटा नहीं चाहिए होता, तो ये पेज ठीक से लोड हो रहा है, बाकी सारे के सारे पेज क्या करेंगे? टाइम आउट करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल ये हमने देख लिया कि यहाँ पर ये एरर भी दे रहा है, हालाँकि क्लाइंट हमारा प्रिंट हो गया, क्लाइंट को हमने यहाँ कंसोल लॉग किया हुआ है, वो काम हमारा हो गया है। इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे? अब हम बेसिकली देखेंगे कि इसको अब हमको यूज़ कैसे करना है, तो जो मेरा होम मॉडल है, उसके अंदर का सारा कोड मैं जाकर डिलीट कर दूँगा, क्योंकि वो सारा कोड अब मुझे कैसे लिखना है? मोंगोडीबी यूज़ करके लिखना है ना? तो मैं खोल लेता हूँ दोबारा से क्या? मॉडल्स, होम, है ना? होम मॉडल के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से छोटा कर लेते हैं। देखिए सेव के अंदर हमने जो लिखा हुआ है सब एसक्यूएल का कोड है, डिलीट। ये बाकी जितनी भी हमने क्वेरीज लिखी हुई हैं सब किससे रिलेटेड है? एसक्यूएल से रिलेटेड है, तो इन सबको हमने डिलीट कर दिया। ये जो रिक्वायर्ड डीबी हमने किया हुआ था, डीबी ऑब्जेक्ट भी हमको अब नहीं चाहिए, इसको भी हमने हटा दिया। वैसे भी ये कोर मॉड्यूल नहीं था, शायद कमेंट गलत था, ये हमने यहाँ से हटा दिया। तो पहला तो हुआ क्लीन अप। अब इसके बाद हमको देखिए क्या चाहिए, हमने डेटाबेस से कनेक्ट तो कर लिया, पर डेटाबेस से इंटरैक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको भी एक यहाँ पर डीबी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं वापस आ जाता हूँ अपने डेटाबेस यूटिल के अंदर, जहाँ हमने बेसिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश की, इसको हम वापस छोटा कर देता हूँ। देखिए जो क्लाइंट हमको मिला है, इसको हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। इस क्लाइंट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस क्लाइंट से हम बोल सकते हैं किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अभी हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, मैं बस बोल रहा हूँ कि मान लीजिए एयरबीएनबी नाम का एक डेटाबेस हम बनाएंगे। तो आप बोल सकते हैं क्लाइंट डॉट डीबी कि भाई क्लाइंट, मैंने जो मोंगो डीबी से क्लाइंट बनाया है आपका, क्लाइंट मुझे एक डेटाबेस से कनेक्शन दे दो, और उसको हम एक वेरिएबल में यहाँ पर रख सकते हैं कि भाई ये वेरिएबल मेरा बन गया। और उसको हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी जिसको भी अब ये वेरिएबल चाहिए, वो एक दूसरा फंक्शन कॉल कर ले, गेट डीबी, और हम उसको वो ऑब्जेक्ट दे देंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है, तो मैं एरर कर सकता हूँ कि भाई डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ। अगेन ये सिर्फ एरर हैंडलिंग है, करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली डीबी को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये काम हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मान लीजिए क्या बना लिया, लेट करके मैं बना लेता हूँ, लेट अंडरस्कोर डीबी, है ना? अंडरस्कोर का जनरली ये मतलब होता है कि ये प्राइवेट वेरिएबल है। फिलहाल हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है। डीबी की वैल्यू हम कब देंगे? जब ये कनेक्ट हो जाएगा। कॉल बैक से पहले मैं बोल दूंगा अंडरस्कोर डीबी इज इक्वल टू, जो मेरा क्लाइंट है वो डॉट क्लाइंट डॉट डीबी, और इसके अंदर आप क्या दे देंगे? नाम। हम अपने डेटाबेस का नाम एयरबीएनबी दे रहे हैं, जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मैंने बोला भाई एयरबीएनबी नाम का एक डेटाबेस से कनेक्शन दे दो। कॉल बैक से फिलहाल अब ये क्लाइंट हम हटा लेते हैं कि जो कॉल बैक हमने वहाँ पर दिया है, वो कॉल बैक मिलेगा तो, पर वो सिर्फ कॉल बैक इसलिए है कि कनेक्ट हो गया। अब क्लाइंट की आपको जरूरत नहीं है, क्लाइंट का जो काम था वो तो हमने यहीं पर कर लिया है ना? डीबी हमारा यहाँ पर निकल गया, इसका काम इतना ही था जो हमको करना था, है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन यहाँ से बना लेते हैं, उसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट गेट डीबी, है ना? जिसको भी डेटाबेस चाहिए वो यहाँ से कॉल कर ले। इसमें क्या मिलेंगे? इसमें क्या आएगा, ये आप इसके अंदर कुछ देंगे नहीं, ये सीधे आपको रिटर्न कर रहा होगा क्या? एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, है ना? आप चाहो तो इसको भी कॉल बैक बेस कर सकते हो, बट कॉल बैक बेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है ना? बाद में नहीं देना, तुरंत में दे सकता हूँ, और मैं यहाँ से सीधे क्या कर दूंगा, रिटर्न अंडरस्कोर डीबी। इतने से भी मेरा काम चल जाएगा। मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि कोई कहीं एक कनेक्शन से पहले तो उसको कॉल नहीं कर ले रहा है, या कनेक्शन फेल हो गया था, तब भी तो आप डेटाबेस नहीं मांग रहे हो। तो मैं चेक कर लेता हूँ इफ अंडरस्कोर डीबी, और इसको नॉट लगा देते हैं, यानी अगर ये अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, अनडिफाइंड, अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर रिटर्न बेसिकली थ्रो कर सकते हैं एरर, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पर बोल देंगे मान लीजिए मोंगो नॉट कनेक्टेड, है ना? जो भी आपको बोलना है वो आप यहाँ पर बोल सकते हो। अभी जो गेट डीबी है इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो जैसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ये किया है हमने, ये गेट डीबी को भी मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब दो चेंजेस मुझे इसके लिए करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ऐप डॉट जेएस के अंदर आएंगे, यहाँ हम मानकर चल रहे थे कि क्लाइंट आपको मिलेगा।
अब हमने वो कॉल बैक से हटा दिया तो क्लाइंट आपको नहीं मिलेगा। आपको बस मोंगो कनेक्ट का इतना इस्तेमाल करना है कि मोंगो कनेक्ट आपने किया, अगर आपके पास कॉल बैक आ गई तो भाई इसका मतलब कनेक्ट हो गया, आप अपना सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लीजिए, है ना? तो ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। अगला काम अब हम क्या कर पाएँगे, हम जो भी हम मान लीजिए सेव फंक्शन जो बना रहे थे, उस सेव फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना? तो मैं क्या बोलूँगा, जहाँ पर मैं मान लीजिए अपने मॉडल के अंदर हूँ, मेरे होम मॉडल के अंदर हूँ, वहाँ मैं लिख सकता हूँ गेट डीबी, है ना? मैं वापस आ जाता हूँ होम के अंदर, सेव मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो गेट डीबी अभी हमने फंक्शन बनाया है, इस गेट डीबी को कॉल कर माफ़ कीजिएगा, गेट डीबी को पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको मिल नहीं रहा है, फिर से मैं देख लेता हूँ। नहीं मिल रहा है, हम इसको एक्सप्लिसिटली इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट कैसे किया है? अभी app.js में हमने मोंगो कनेक्ट तो किया ही है ना? मोंगो कनेक्ट भी एक्चुअली अब नेम्ड एक्सपोर्ट हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी एक्चुअली नेम्ड एक्सपोर्ट ही था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, हाँ, पहले हमने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट बनाया हुआ था, अब इसको क्या बनाना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स डॉट गेट डीबी बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर भी गलती कर दी है, हमको करना था एक्सपोर्ट्स डॉट गेट डीबी एंड एक्सपोर्ट्स डॉट मोंगो कनेक्ट, क्योंकि अब यहाँ से एक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, मल्टीपल एक्सपोर्ट हो रहे हैं इस फाइल से, है ना? तो एक्सपोर्ट डॉट नाम के साथ एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट करते हुए ऐप डॉट जेएस में भी अब इसको नेम्ड इंपोर्ट बनाना पड़ेगा, और ये सेम चीज़ मैं कहाँ डाल दूंगा, होम के अंदर डाल दूंगा, टू गेट गेट डीबी, है ना? नेम्ड इंपोर्ट हो गया ये भी, गेट डीबी हमारे पास आ गया, इसको आप रख लेते हैं किसी कांस्टेंट में, है ना? मान लीजिए बोल देता हूँ डीबी इक्वल टू गेट डीबी। अब डीबी के अंदर आप सेव करने के लिए बस नॉर्मल कमांड चला सकते हैं। क्या कमांड है वो? आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं डीबी डॉट कलेक्शंस, यहाँ पर टेबल की जगह आप उसका नाम देते हैं कलेक्शंस, कलेक्शन का नाम फिलहाल हम होम्स दे देते हैं क्योंकि हम होम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर आप फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट वन, और आप क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेव कर सकते हैं, आप डायरेक्टली दिस देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न डीबी डॉट, सबसे पहले आप ये क्या बोल रहे हैं, कलेक्शंस कौन सी है ना? तो कौन सी कलेक्शन है हमारे पास, यहाँ पर कलेक्शन है होम्स, है ना? तो यहाँ मैं बोल देता हूँ होम्स। अगेन अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है। देखिए जब हमने एसक्यूएल काम किया था, सबसे पहले हमने वहाँ जाकर टेबल बनाई थी, उसके अंदर रिकॉर्ड्स, पहला एक रिकॉर्ड भी डाला था टेस्ट करने के लिए, उसके सारे कॉलम बताए थे, डेटाबेस बनाया था। अभी तक हमने यहाँ कुछ बनाया ही नहीं है। अगर मैं अपने क्लस्टर में आकर देखूँ, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है ना? अगर हम क्लस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ अंदर अभी कुछ भी नहीं है ना? मैं इसमें कर देता हूँ ब्राउज कलेक्शंस, है ना, कि भाई जरा ब्राउज करने दो मुझे कि क्या क्या कलेक्शन मेरे पास पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या पड़ा हुआ है, कमेंट्स, एम्बेडेड मूवीज, मूवी सेशन थिएटर, ये सब एक्चुअली डमी डेटा है, फेक डेटा है जो इसने यहाँ पर बनाया हुआ है ना? हमने अभी तक ये कुछ भी डेटा यहाँ पर नहीं बनाया। बोल रहा है सैंपल एम्फ्लिक्स, एक सैंपल एम्फ्लिक्स नाम का इसने एक डेटाबेस यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसके बेसिस पर इसने कुछ कुछ यहाँ पर सैंपल कलेक्शन डाले हुए हैं। हमको क्या करना है, हमको अपना डेटाबेस बनाना है एयरबीएनबी नाम का, बट अभी तक हमने किया नहीं है। मैंने बोल दिया डीबी डॉट कलेक्शन डॉट, यहाँ पर उसके बाद आप बोल देंगे इंसर्ट वन, कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, और क्या इंसर्ट कर दो, दिस ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर आप इंसर्ट कर दो। दिस के अंदर क्या है, हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, जो जेसन है वो जेसन ही ले लेगा और जेसन को ही जाकर डायरेक्टली यहाँ पर रख देगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो सेव का जहां जहां पर हमने इस्तेमाल किया है सेव को, वहां हमको जाकर इसका जो सिंटेक्स है वो फिक्स करना पड़ेगा कि भाई सेव अब क्या करने वाला है, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है, कॉल बैक बेस नहीं है। तो मैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर एक बार सर्च कर लेता हूँ, फाइंड इन फोल्डर, सर्च कर लीजिए सेव फंक्शन कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ना? तो देखिए कहाँ हुआ है, होस्ट कंट्रोलर में दिखा रहा है कि इस्तेमाल हुआ है। होम डॉट जेएस में तो हमने यूज़ ही किया है। होस्ट कंट्रोलर में ऐड होम में भी यूज़ हुआ है, एडिट होम में भी यूज़ हुआ है। फिलहाल एडिट होम को नहीं छेड़ते, ऐड होम को देख लेते हैं। यहाँ हमने बोल दिया होम डॉट सेव, यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो आ गया। इसको मैं बोल देता हूँ डॉट देन, यहाँ पर इसको हैंडल कर लेते हैं। डॉट देन में बोल दूंगा कुछ नहीं, एम्प्टी अगर ये आया है तो मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग होम सेव्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, होम सेव्ड सक्सेसफुली, है ना? ये मैंने चेंज कर दिया कि भाई जब भी कोई ऐड होम करे तो आप यहाँ होम डॉट सेव के बाद एक प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस पर डॉट देन कॉल कर लें और बोल दे कि भाई होम जो है वो सक्सेसफुली सेव आपका हो गया है। इतना ही काम हमको करना था, ये काम हमने कर लिया। एक बार अब इसको चलाकर मैं देख लेता हूँ। देखिए कनेक्टेड तो मेरा है ही, ऐड होम पेज पर ही है। मैं बोल देता हूँ नया होम का नाम, मान लीजिए होम का नाम है हमारा उत्सव, प्राइस पर नाइट है हमारा 1299, लोकेशन है हमारा गोवा, रेटिंग है 4.3, फोटो यूआरएल मान लीजिए मैं बोल देता हूँ स्लैश इमेजेस स्लैश हाउस 3 डॉट पी एन जी, दिस इज द बेस्ट वैकेशन होम इन गोवा, है ना? ये कोर्स पूरा करने के बाद एक गोवा का ट्रिप लगाया जाए,
अपने आप को कांग्रेचुलेट करने के लिए, अच्छा करने के लिए। चलिए फिलहाल मैं ऐड होम कर देता हूँ। ऐड होम मैंने किया, ये क्या हुआ? साइट कांट बी रीच्ड, ऐसा क्यों हुआ? एक बार चेक कर लेते हैं, यानी सर्वर कुछ ना कुछ क्रैश हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या बोल रहा है? मोंगो कनेक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी मोंगो कनेक्ट यहाँ से चल नहीं पाया। मैं एक बार नीचे जाकर देख लेता हूँ, लेटेस्ट भी यही क्रैश हुआ है क्या? क्या बोल रहा है? मॉड्यूल नॉट फाउंड, यानी कुछ तो हमने इम्पोर्ट नहीं किया। हाँ, देखिए एक मैंने गलती क्या की, जब मैं home.js में आया, मैंने एज़ इट इज़ उठा के इम्पोर्ट कॉपी कर लिया। जबकि इम्पोर्ट यहाँ पर कॉपी होकर चलेगा नहीं, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉट डॉट स्लैश यूटिल्स लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पाथ है वो डिफरेंट है। ऐप.js से home.js से पाथ यूटिल का डिफरेंट है। पाथ मैं भूल गया ठीक करना, ये अभी हमने ठीक कर लिया। इसको फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए सर्वर फिलहाल तो स्टार्ट हो गया है शायद। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो बोलेंगे दोबारा से फॉर्म सबमिट कर दो। कंटिन्यू किया, अभी भी शायद सेम एरर आ रही है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। अभी ये कौन से फाइल में आ रही है? home.js के अंदर ही आ रही है। अभी तो हमने ये फिक्स कर दिया है, तो दिस एरर आइडियली शुड नॉट कम। अच्छा, अभी ये मोंगो से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये बोल रहा है एसएसएल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसको कनेक्ट करने के लिए, तो सर्वर एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं हो पाया, है ना? तो इसको मैं फिर से एक बार किल करके दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि सर्वर देख लें हम कि स्टार्ट हो पा रहा है या नहीं। कई बार अगेन ये जो मोंगो का जो कनेक्शन है, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आईपी एड्रेस चेंज हो गया हो, हमारे ऑफिस में आईपी एड्रेस भी थोड़े ऐसे चलते हैं, मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन है, उसकी वजह से आईपी एड्रेस कई बार चेंज हो जाता है। अभी देखिए इसने बोला नहीं कि सर्वर स्टार्टेड, यानी सर्वर अभी स्टार्ट हो नहीं पा रहा है ना? मैं एक बार दोबारा ये खोल लेता हूँ मोंगो, और क्लस्टर्स में हम खोल लेते हैं वापस एटलस को। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। गॉट इट। प्रोजेक्ट ज़ीरो, आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट बना हुआ है वही है। मुझे इसमें चेक करना है नेटवर्क एक्सेस की, मेरी आईपी एड्रेस तो चेंज नहीं हो गया है। देखिए अभी भी एसएसएल एरर दे रहा है। मैं फ़िलहाल इसको एक कर ही लेता हूँ, एक वाइट लिस्टेड आईपी एड्रेस में हम बना लेते हैं 0.0.0.0/0 कि भाई कोई भी हो तो कर देना। मैचेज़ ऑल, देखिए ऊपर ये बोल भी रहा है, दिस एक्सेस लिस्ट एंट्री पोटेंशियली अलाउज एक्सेस टू ऑल IPv4 एड्रेसेस। हाँ भाई सबको हमको करना है। मैं इसको टेम्परेरी बना लेता हूँ कि भाई ये एंट्री टेम्परेरी होनी चाहिए, फिलहाल मान लीजिए 6 आवर्स के लिए होनी चाहिए। कंफर्म हमने बना लिया, तो ये देखिए क्या करेगा, सबको मैच करेगा। ये पेंडिंग है, इसको डिप्लॉय कर रहा है, इसको डिप्लॉय होने देते हैं ताकि ये हमारे डेटाबेस से कनेक्शन अलाउ करे। इट डज़न्ट मैटर कि मेरे सिस्टम से कौन सा आईपी एड्रेस जा रहा है। एक्चुअली मेरे सिस्टम में मल्टीपल आईपी एड्रेस होते हैं, हर रिक्वेस्ट अलग आईपी एड्रेस से अलग इंटरनेट कनेक्शन से जा सकती है। तो हो सकता है जिससे ये यूआई खुल रहा है और जिससे हमारा ये कॉल जा रहा है कनेक्शन का, वो अलग-अलग आईपी एड्रेस से जा रहे हो, है ना? एक बार इसको मैं फिर से किल कर देता हूँ, फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इस बार इमीडिएटली कनेक्ट हो गया, दिखा रहा है कनेक्टेड टू लोकल होस्ट 3000। तो दिस फिक्स्ड, ये जो फिक्स है हमारा, दिस वर्क्ड। फिर से फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ। सेम इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हमने फॉर्म को सबमिट किया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड देन एक्सपोर्ट्स डॉट गेट होम। देखिए हुआ क्या है, ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा होम ऐड हो गया है, क्योंकि उसके बाद इसने क्या किया, हम पहले नीचे आकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमने लॉग तो किया ही था। अ, अच्छा, शायद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो लॉग, अच्छा ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आया होम सेव्ड सक्सेसफुली, यानी वो कॉल बैक हमारा ठीक से चल गया था। हुआ क्या, होम ऐड करते ही हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देते हैं कहाँ पर, स्लैश होस्ट होम लिस्ट पर। वहाँ जब ये गया तो वो अभी हमने फेच ऑल वगैरह तो इम्प्लीमेंट किया नहीं है ठीक से, तो वो ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। बट फिलहाल हमारा जो घर था, ऐसा लग रहा है कि शायद वो ठीक से जो सेव है वो सेव हो गया है ना? यहाँ हम रिजल्ट चाहें तो प्रिंट कर सकते थे, जिससे हमको ये दिख जाता है एक्नॉलेज या इंसर्ट आईडी क्या होना चाहिए, है ना? पर फिलहाल ऐसा लग रहा है हमारा होम सेव तो हो गया है। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि होम सेव हुआ या नहीं? तो देखिए एक तो सिंपल तरीका है कि मैं डायरेक्टली ये जो यूआई है ना, यहाँ पर भी अगर आप ये सेम काम कर सकते हैं, आप क्लस्टर्स पर क्लिक करें। जब आप क्लस्टर्स पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर क्या दिखाएगा अब आपको ये, अब आप देख सकते हैं ब्राउज़ कलेक्शन, जो अभी हमने क्लिक किया था, ब्राउज़ कलेक्शन हमने किया। ब्राउज़ कलेक्शन के अंदर जब मैं आऊँगा तो यहाँ आप दिखा रहा है, देखिए एयरबीएनबी नाम का डेटाबेस अपने आप क्रिएट हो गया, होम्स नाम का कलेक्शन भी अपने आप क्रिएट हो गया। और उस होम्स नाम के कलेक्शन के अंदर मैं अगर आकर देख रहा हूँ, देखिए पूरा रिकॉर्ड अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उत्सव 1299, लोकेशन इज़ गोवा, रेटिंग इज़ 4.3, फोटो यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, आईडी हमने असाइन नहीं किया था तो आईडी भी नल यहाँ पर सेव हो गया है, और साथ में एक अंडरस्कोर आईडी बना है। देखिए पहले जब हमने एसक्यूएल बनाया था तो वहाँ हमने आईडी बनाया था, बोला था ऑटो इंक्रीमेंट करना ये वो। मोंगो हर रिकॉर्ड के साथ अपना एक अंडरस्कोर आईडी सेव करता ही है, तो हमारा आईडी उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमारा नाम था आईडी, और इसने एक अंडरस्कोर आईडी हर चीज़ के साथ ऐड कर देता है, बेसिकली आपके रिकॉर्ड के साथ, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक है, आपको उसके बारे में कोई भी परवाह नहीं करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहीं यूआई में आकर देख लूँ। एक दूसरा तरीका है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं,
जिसका नाम है मोंगोडीबी कंपास। यानी इनका दूसरा प्रोडक्ट है जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं मोंगोडीबी कंपास को। एक बार इसको देखते हैं कि इसका हमको इंस्टॉल करके यूज़ करने में क्या फ़ायदा हमारा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं मोंगोडीबी कंपास का मुझे क्या करना है। तो यहाँ मैं दूसरी टैब एक खोल लेता हूँ, है ना? फिर से मोंगो की वेबसाइट पर चलते हैं। मोंगो की वेबसाइट हमने खोल ली है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स में देखिए अब दिखा रहा है टूल्स के अंदर दिखा रहा है कंपास। तो इस टूल्स को मैं क्लिक कर लेता हूँ, है ना? यहाँ देखिए डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अगेन ये भी फ्री है, कुछ नहीं हमको करना है, डाउनलोड नाउ करेंगे, ये आपको दिखाने लगेगा कि कौन-सा वर्ज़न आपको इंस्टॉल करना है। आप यहाँ से ये जो विंडोज़ 64 बिट वाला वर्ज़न है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, है ना? नॉर्मल जो 10 प्लस है ये वर्ज़न भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी वर्ज़न आप यहाँ से देख लीजिए। मैं अभी मैक पर हूँ, मैं इसके वाला वर्ज़न इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप इसको डाउनलोड करेंगे, फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। नॉर्मल जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे, है ना? जो मैक वाला इंस्टॉलेशन है वो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देखिए जो हमारा मोंगोडीबी कंपास है वो हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसको अब हम खोल लेते हैं और एक नया टैब इसका हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ कंपास, मोंगोडीबी कंपास देखिए खुल गया है। आप भी एक बार इंस्टॉल करके इसको चला लें, उसके बाद का जो सिस्टम है वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना? तो जो कंपास है इसको भी हम यहीं लगा लेते हैं अपने कोड के पास, है ना? और ये मैं थोड़ा-सा बड़ा आपके लिए कर देता हूँ कि कंपास में हम यहाँ पर दिखा पाएँ। देखिए हमारा क्योंकि कंपास मैंने पहले कभी इंस्टॉल किया होगा तो पुराने कनेक्शंस यहाँ पर दिखा रहा है, पुराने कनेक्शन के बारे में हम परवाह नहीं करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे एक नया कनेक्शन, ऐड न्यू कनेक्शन। अब देखिए ये वही यूआरएल है जो हमने पहले लिया था, है ना? तो वो यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं फिर से यहीं पर आ सकता हूँ। अपना वापस मान लीजिए मैं क्लस्टर खोल लेता हूँ। क्लस्टर्स पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए फिर से दिखा रहा है मुझे कनेक्ट, तो मैं कनेक्ट दबा देता हूँ। दिखा रहा है कंपास को मुझे करना है, तो मैं इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पर, उसके बाद ये दिखा रहा है यही आपकी स्ट्रिंग है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग मैंने ले ली, है ना? वापस मैं आ जाता हूँ कंपास पर, ये स्ट्रिंग मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एक चीज़ बस आपको याद रखनी है, देखिए इसने यहाँ पासवर्ड नहीं डाला है इस बार, तो पासवर्ड हम यहाँ खुद डाल लेंगे, हमारा पासवर्ड रूट एंड रूट है। दोनों चीज़ें हमने डाल ली, बोल रहा है इसका नाम क्या रखना है, मैं फिलहाल नाम इसका रखवा देता हूँ कंप्लीट कोडिंग, बस आप नाम रख दीजिए। कुछ कलर आप दे दीजिए, मान लीजिए मैं ग्रीन कलर से इसको डिनोट कर देता हूँ कि भाई ग्रीन कलर से दिखाना, फेवरेट कर दीजिए मेरा ये कनेक्शन, है ना? एडवांस सेटिंग्स क्या है, अलग-अलग कुछ ये बोल रहा है, मेरे को एडवांस सेटिंग के अंदर नहीं जाना है ऑथेंटिकेशन के अंदर, बस आप बोल दीजिए सेव एंड कनेक्ट। अब जैसे ही मैंने इसको बोल दिया सेव एंड कनेक्ट, देखिए कंप्लीट कोडिंग जो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस है उससे इसने कनेक्ट कर लिया है। अलग-अलग यहाँ डेटाबेसेस हैं, देखिए कुछ-कुछ डेटाबेस ये खुद क्रिएट करता है पहले रिकॉर्ड के साथ। एडमिन डेटाबेस इसने बनाया, कॉन्फिग, लोकल, सैंपल पहले से बना हुआ था। हमको इनकी परवाह नहीं करनी, हमको खोलना है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी हमने खोला, इसके अंदर एक कलेक्शन है होम्स नाम का। होम्स नाम के कलेक्शन पर मैंने क्लिक किया तो देखिए वही डेटा जो मुझे वहाँ दिख रहा था, वही डेटा मुझे यहाँ प्रॉपर्ली अभी दिखाई दे रहा है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस रिकॉर्ड को हम यहाँ से डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे काम जो हम नॉर्मल यूआई से नहीं कर सकते, वो हम यहाँ से कंपास टूल से कर सकते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है कंपास टूल यूज़ करना, डेटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। बट हम क्या वेरीफाई कर पाए कंपास इंस्टॉल करने के बाद कि जो रिकॉर्ड हमने बेसिकली सेव किया था, हमारा हमने जो फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था, वो फंक्शन हमारा ठीक से काम कर रहा है ना? इसको मैं यहाँ से फिलहाल बंद कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं अपने एरर के ऊपर, है ना? और हम नोट्स में कहाँ तक पहुँच गए थे? कंपास हमको इंस्टॉल करना था, हमने इंस्टॉल कर लिया। विंडोज़ के लिए देखिए स्टेप्स हमने यहाँ दिखाया हुआ है, आपको ऐसे विंडोज़ 64 10 बिट प्लस एग्ज़ीक्यूट करना है ना? उसके बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के अंदर आप अपना यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहे होंगे, जो भी आपका स्ट्रिंग है और वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरी ये देखिए कलेक्शन के बारे में पहले पूरी दिखाता है, यानी अगर मैं डायरेक्टली यहाँ होम्स पर क्लिक करने के बजाय सिर्फ एयरबीन पर क्लिक करता हूँ, तो ये भी दिखा रहा है कि होम्स नाम की आपके इसके अंदर एक कलेक्शन है, जिसमें टोटल डेटा भी सिर्फ 20 केबी पड़ा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट है, यही आपका एवरेज डॉक्यूमेंट साइज़ है, इंडेक्सेस आपने कितने क्रिएट किए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ आपको दिखा रहा होता है ना? तो ये हमने देख लिया, उसके बाद जो हमारा रिकॉर्ड था वो हमने देख लिया। अगली चीज़ हम क्या देखेंगे, एक और टूल हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है बट फिर भी हमको इसका पता होना चाहिए, जो क्या है, मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड, है ना? तो आप वीएस कोड के अंदर भी यहाँ पर आकर आप जाएँगे एक्सटेंशंस के अंदर, एक्सटेंशंस के अंदर आप सर्च करेंगे मोंगोडीबी, है ना? मोंगोडीबी आप सर्च करेंगे, मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड पर आएँगे, मैंने देखिए पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। मान लीजिए मैं भी इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेता हूँ दोबारा, है ना? तो देखिए मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हालाँकि, पर ये जो एक्सटेंशन था वो मेरा इंस्टॉल हो गया है। तो देखिए जैसे ही आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर साइड में आपको एक ये मोंगोडीबी वाला जो साइन है ये दिखने लगेगा एक्सटेंशंस का। अब मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ देखिए फिर से ये बोल रहा है कि एक कनेक्शन बनाइए, तो मैं करता हूँ ऐड कनेक्शन। ये बोल रहा है कैसे कनेक्ट करेंगे, स्ट्रिंग के साथ या फिर कोई एडवांस सेटिंग करनी है। हम वापस यहीं आ जाते हैं अपने क्लस्टर्स में, है ना? क्लस्टर्स में फिर से बोलता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, इसको हम 1 नंबर छोटा कर लेते हैं अब। मुझे करना है कनेक्ट, है ना?
और किस प्रोडक्ट के साथ आपके कनेक्ट करना है, मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड के साथ मुझे कनेक्ट करना है। मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड मैंने दबा दिया। ये फिर से बोल रहा है कि भाई ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो हम बोलते हैं कनेक्ट विद स्ट्रिंग। कनेक्ट, ऊपर देखिए बॉक्स खुल गया है, इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। पासवर्ड डालना मत भूलिएगा, है ना? ठीक से यहाँ पर जो पासवर्ड है वो हम डाल देते हैं, उसके बाद करेंगे एंटर। तो क्या हुआ है, कनेक्टिंग बोल रहा है, अभी ये हो गया है कनेक्टेड। तो देखिए आप यहाँ पर प्लेग्राउंड बना सकते हैं। प्लेग्राउंड का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, यानी आप प्लेग्राउंड में क्लिक करके यहाँ पर देखिए एक सैंपल कमांड ये बना देता है। एक इसने बोल दिया कि भाई मैं इस टाइप का डेटाबेस यूज़ करूँगा, मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ एयरबीएनबी हमको यूज़ करना है। उसके अंदर कौन-सा कलेक्शन निकालना है, तो गेट कलेक्शंस करिए, उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करने हैं। यानी अगर आपको कुछ प्ले अराउंड करना है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट सीखते हुए क्या करते थे, डायरेक्टली जाकर कमांड लाइन में कंसोल के अंदर कुछ-कुछ पहले जावास्क्रिप्ट का कोड आप एग्ज़ीक्यूट करके देख सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ डायरेक्टली अगर आप कुछ प्ले अराउंड करना चाह रहे हो, पहले डेटाबेस के साथ खेलना चाह रहे हो, तो वो सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हो। साथ-साथ देखिए लोकल डेटा भी आपका पूरा का पूरा यहीं खुल गया है। एयरबीएनबी, होम्स, देखिए पूरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट आपको यहीं दिख रहा है। आप यहीं बेसिकली आपको वो भी खोलने की ज़रूरत नहीं है कंपास, आपको पूरा आपका जो डेटाबेस है उसके सारे जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहीं पर दिख रहे हैं। आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है, कभी स्ट्रक्चर आपको चाहिए, कुछ एडिट करना है, जो भी आपको काम करना है सारा का सारा काम आप अंदर मोंगोडीबी यानी अपने आईडीई के साथ से ही कर सकते हो, है ना? तो ये हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल बेसिकली करेंगे, जो इसको प्ले अराउंड करना है, प्ले अराउंड आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक सैंपल मैंने आपके नोट्स में डालकर छोड़ा है एयरबीएनबी में, कि मान लीजिए कलेक्शंस हमको फाइंड करना है, टू एरे आप कर सकते हैं उसके ऊपर, स्ट्रिंगिफाई करके कैसे उसको बेसिकली लॉक करना है, कलेक्शन से आपको काउंट डॉक्यूमेंट्स करने हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप कर सकते हैं। तो अलग-अलग चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अब मोंगोडीबी की टूलिंग की बहुत बात हो गई, हम वापस आ जाएँगे अपने प्रोजेक्ट पर, और अगला काम हम क्या करेंगे, सारे घर फेच कैसे करना है वो हम देख रहे होंगे, है ना? मैं वापस आ जाता हूँ, जो जेसन हमने बनाया है इसको मैं बंद कर देता हूँ, प्लेग्राउंड को हम बंद कर देते हैं बिना सेव किए, मोंगोडीबी भी बंद हो जाओ, एक्सटेंशन बंद हो जाओ। मैं वापस अपने होम डॉट जेएस पर आ जाता हूँ, अपने फेच ऑल फंक्शन पर आ जाता हूँ। तो देखिए फेच ऑल मेरा यहाँ पर क्या कर रहा है, फेच ऑल मुझे यूज़ करना है कि ये फाइनली क्या कर रहा हो, मेरे को सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकाल कर दे रहा हो। तो पहला काम तो हम सेम ही करेंगे, है ना? मेरे को गेट डीबी करना है, ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा होगा, और उसी कलेक्शन से मुझे करना है। मेरा तो सारा काम फिलहाल इस मॉडल के अंदर तो सब किससे हो रहा है, होम्स से ही हो रहा है। तो मैंने यहाँ बोल दिया होम्स कलेक्शन। अब इसके बाद मुझे सारे रिकॉर्ड्स फाइंड करने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर एक मेथड होता है फाइंड, है ना? तो जब भी मैं इसका फाइंड मेथड कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, ये आइडियली मुझे कर्सर रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द मेथड रिटर्न्स अ कर्सर एंड आइटरेटर ओवर द रिजल्ट सेट। यानी अगर देखिए पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स मुझे एक बार में उठाकर देखा तो देगा, तो हमने पहले ही बात की थी, मोंगो तो बनाया इसलिए है कि लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स एक बार में डेटाबेस में सेव किए जा सकें, उनके साथ खेला जा सके। तो अगर ये सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे उठाकर लाकर देगा तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो फाइंड क्या करता है, मान लीजिए आपको पहले बेसिकली रिकॉर्ड पर जाकर एक कर्सर दे देगा। फाइंड में हम बाद में कुछ कुछ क्राइटेरिया भी पास कर सकते हैं, मैचिंग क्राइटेरिया, कि भाई ये मैच हो तभी आप फाइंड करिएगा। फिलहाल हम कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहे हैं, हम तो सारे के सारे होम्स चाहते हैं, तो ये आपको कर्सर देगा। पर मुझे कर्सर नहीं चाहिए, मुझे तो सारे घर चाहिए। मुझे तो पता ही है मेरे पास 1, 2, 4, 5, 10 घर होने वाले हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो दे दीजिए। तो फाइंड के बाद आप यहाँ पर एक फ़ंक्शन कॉल कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, टू अरे। तो ये क्या करेगा, आपके कर्सर रिटर्न करने के बजाय पूरे के पूरे को एक अरे में कन्वर्ट करके तब आपको देगा। यानी ये जो प्रॉमिस है अब ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये जो प्रॉमिस है अब ये मेरे को एक कर्सर ऑब्जेक्ट के बजाय डायरेक्टली पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर रहा होगा। तो इसने पूरा सब होम्स का एरे बनाकर दे दिया होगा। मैं इसको यहीं पर बंद कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। यहाँ हमने सैंपल में दिखाया कि आप इसको लॉग भी कर सकते हैं, लॉग और कैच, बट आइडियली ये सब काम किसको करना चाहिए, जो इसको कैच कर रहा है उसको करना चाहिए। तो बस इतना ही हमको करना था फैच ऑल में। मैंने लिख दिया डीबी डॉट कलेक्शन होम्स, उसके अंदर से कर्सर निकालिए, कर्सर को पूरा पढ़कर सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक एरे में कन्वर्ट करके इसका एक प्रॉमिस आप मुझे दे दीजिए, जो इसने दे दिया, है ना? तो आइडियली वरना आप कलेक्शन डॉट फाइंड के अंदर एक क्वेरी भी पास कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, विच रिट्रीव्स मैचिंग डॉक्यूमेंट टू दैट क्वेरी। ये कैसे करते हैं ये भी हम आगे चल के देख रहे होंगे। तो फैचिंग ऑल होम्स तो हमने कर लिया, अब जहां हमने इसको यूज किया है वहां जाकर इसको अपडेट कर देते हैं। तो फैच ऑल को मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। देखिए फैच ऑल तो बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे पेजेस में। सबसे पहले होस्ट के अंदर चलते हैं। होस्ट के अंदर देखिए यहाँ फैच ऑल यूज हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फेच ऑल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देन आएगा, ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है, बट उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि रजिस्टर्ड होम्स, यानी ये प्रॉमिस ही एक्सपेक्ट करता है, बट रजिस्टर्ड होम्स को ये डीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आपको रजिस्टर्ड होम्स मिल रहे होंगे। बस इतना ही शायद मुझे लग रहा है हमको चेंज करना था, बाकी सब चीज़ें शायद सेम चल जाएंगी। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं दोबारा होस्ट होम लिस्ट पर आ जाता हूँ। देखिए होस्ट होम लिस्ट पर हम आ गए, और ये ठीक से हमारा चलने लग गया है, ये वाला जो पेज है हमारा ठीक से होम्स को जो है वो लोड कर रहा है। ठीक है,
तो ये हमने फिक्स कर लिया। होस्ट कंट्रोलर के अंदर और देख लेते हैं कहाँ-कहाँ इसके यूजेजेस हैं। होस्ट के अंदर तो शायद एक ही यूजेस था जो हमने फिक्स कर लिया। स्टोर के अंदर बहुत सारे हैं, तो स्टोर को भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पर देन में मुझे क्या करना है? बस इसको लिख देना है रजिस्टर्ड होम्स, है ना? और यही लाइन चाहिए हमको हर जगह। यहाँ पर भी इसका नाम रजिस्टर्ड होम्स ही है, इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। और कहाँ पर है? देखिए होम्स डॉट फेच ऑल, यहाँ पर भी रजिस्टर्ड होम्स है, इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिलहाल ठीक हो गई होंगी। यानी मेरा होम पेज जो है देखिए ये भी ठीक से अभी आ रहा है। होम लिस्ट पेज जो है ये भी ठीक से आ रहा है। फेवरेट्स अभी ऑब्वियसली ठीक से नहीं आ रहा है। बुकिंग्स में हमने कुछ किया ही नहीं है। बट होस्ट होम्स, ऐड होम ये सब ठीक से हो गए। यानी फेच ऑल जो था वो मेरा ठीक से इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक से काम करना उसने स्टार्ट कर दिया है कि फेचिंग हमको कैसे करना है। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? एक घर कैसे फेच करना है? अब ये बड़ी बात है कि एक घर मैं कैसे फेच करूँगा? तो इसके अंदर मैं वापस आ जाता हूँ। हम आ जाते हैं होम्स के अंदर। देखिए यहाँ क्या है, फाइंड बाय आईडी हो रहा है होम आईडी से। अभी हमने बात की थी कि सिमिलर सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हो टू गेट बेसिकली इसके अंदर आप पास कर सकते हो मैचिंग क्राइटेरिया निकालने के लिए। तो मैं इसको फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, है ना? और देखिए फाइंड बाय आईडी मुझे पता है कि एक ही मिल रहा होगा, तो यहाँ टू एरे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना? ये तो कर्सर से भी मैं निकाल सकता हूँ। पहले फाइंड के अंदर मैं क्राइटेरिया पास करता हूँ, कैसे पास करूँगा? अब देखिए आईडी किस तरह से सेव हो रही है ना? जो भी आईडी हमारे पास है, ये जो आईडी आएगी ये किस तरह से सेव हो रही है, ये हमने मोंगो में ऑलरेडी देख लिया है। माफ़ कीजिएगा, ये हमने मोंगो में ऑलरेडी देख लिया है क्या? जब हम गए थे एटलस के अंदर, कि यहाँ जब मैं होम्स के अंदर जाकर देख रहा हूँ तो आईडी अब हो गई है अंडरस्कोर आईडी, है ना? तो अंडरस्कोर आईडी को मुझे मैच करना है। तो यहाँ फाइंड को मैं बोल देता हूँ कि भाई अंडरस्कोर आईडी मैच करना, किस चीज़ से? होम आईडी से मैच करना, है ना? ये जो होम आईडी है मेरी, यही अंडरस्कोर आईडी होगी, यानी यही अब घर की नई आईडी होगी, इसको ज़रा मैच कर लेना। बट एक चेंज यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने बोल दिया फाइंड अंडरस्कोर होम आईडी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कर्सर आपको मिला है उस पर आपको कॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट। और जैसे ही आप इस कर्सर पर नेक्स्ट कॉल करेंगे तो क्या होगा, आपको अगला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मिल जाएगा, है ना? तो मैं इस पर क्या करूँगा, जैसे ही डॉट नेक्स्ट करूँगा तो एक ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा इसका, और उसको हमने प्रॉमिस में रिटर्न कर दिया है। अब फाइंड बाय आईडी को मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर मुझे और क्या-क्या फिक्स करने पड़ेंगे। कहाँ पर हमने कॉल किया है? स्टोर के अंदर हमने कॉल किया हुआ है टू गेट डिटेल्स, है ना? ये देखिए फाइंड बाय आईडी है, होम आईडी है, ठीक है। अब यहाँ मुझे होम्स नहीं मिलेगा, अब तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल रहा होगा? होम का ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, एक ही ऑब्जेक्ट। ये अगली लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, कोई एरे नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे आपको होम मिल रहा है। ये हमने फिक्स किया। और कहाँ फिक्स करना पड़ेगा? होस्ट के अंदर हमने फिक्स कर दिया है। नहीं, अच्छा स्टोर के अंदर फिक्स कर दिया है, होस्ट के अंदर भी फिक्स कर देते हैं। सेम चेंज, यहाँ पर अब डायरेक्टली मिलेगा होम, और इसकी अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही होम, ये जो प्रॉमिस है अब एक ही होम रिटर्न कर रहा है। एसक्यूएल के केस में वो फिर भी एरे में से एक ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करता था, यहाँ अब हमको एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ टू एरे यूज़ कर लेते तो ये एज इट इज़ सिंटैक्स बना रहता, बस हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग बंद करते। फिलहाल हमने डायरेक्टली इसको होम बना लिया है। अभी देखिए ठीक से चलेगा नहीं, एक प्रॉब्लम है अभी भी इस कोड में। क्या प्रॉब्लम है ये देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं गया होम लिस्ट पर। यहाँ देखिए डिटेल्स और ऐड टू फेवरेट बटन ही मुझे दिखा रहा है। मैं डिटेल्स को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डिटेल्स को क्लिक किया, देखिए कुछ हुआ नहीं, है ना? हम आगे जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? देखिए जब मैं डिटेल्स पर होवर कर रहा हूँ तो मुझे नीचे क्या दिख रहा है? दिखा रहा है लोकल होस्ट 3000 होम्स। यानी यहाँ पर पाथ है ही नहीं, एक्चुअली पाथ के अंदर कोई आईडी है ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने वहाँ पर तो बाकी जगह तो हमने फिक्स कर लिया। क्या फिक्स हमने कर लिया? हमने ये तो भी यहाँ पर आकर चेक कर लिया था अपने कंपास में कि आईडी हमारा अंडरस्कोर आईडी हो गया है, बट इसका हमने यूसेज फिक्स नहीं किया कहीं भी। तो हमको वापस आकर क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर भी जहाँ हम आईडी ले रहे हैं, यहाँ आइडियली हमको क्या लेना पड़ेगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आईडी हमको मिलता तो है ही नहीं कभी भी। आईडी हम हमेशा क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट ही कर रहे होते हैं। तो फिलहाल इस आईडी को मैं कर देता हूँ हर जगह, फिलहाल अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, है ना? इसको भी हम कर देते हैं अंडरस्कोर आईडी, इसको भी हम कर देते हैं अंडरस्कोर आईडी, कि भाई अगर मिला है तो आप ले लीजिए, नल वगैरह जो भी आपको मिला है वो आप ले लीजिए। वरना उसको हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि इफ अगर मुझे अंडरस्कोर आईडी मिला हो, अंडरस्कोर आईडी के अंदर कोई वैल्यू मिला हो, तो ही आप उसको असाइन करने करें, वरना आप उसको असाइन ना करें। पहला चेक तो ये। दूसरा, मैं अगर दोबारा अपने फाइल सिस्टम में आऊँ और चैप्टर नंबर 16 के अंदर चेक करूँ, क्या मैं करता हूँ यहाँ पर फिर से फाइंड इन फ़ोल्डर, मैंने होम डॉट आईडी कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, होम डॉट आईडी हमको आइडियली अब क्या यूज़ करना है, क्योंकि मोंगो हमको दे रहा है अंडरस्कोर आईडी, तो अंडरस्कोर आईडी यूज़ करना है। देखिए हर जगह कंट्रोलर्स में, मेरे यूआई में, जो यूआई है जहाँ पे डिटेल्स बटन पर हमने लगाया हुआ है वो भी आईडी लगाया हुआ है ना? तो ये सब के सब जो चेंजेस हैं वो रिप्लेस हो जाएँगे। एक बार में हम कर देते हैं कि भाई हर जगह होम डॉट आईडी को क्या कर दो, होम डॉट अंडरस्कोर आईडी कर दो। इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश करूँगा और डिटेल्स पर जब अब मैं जब आ रहा हूँ तो देखिए नीचे भी शायद दिख नहीं पा रहा होगा, बहुत छोटा-छोटा यूआरएल आ रहा है, बट अब फाइनली यूआरएल मेरा आ रहा है।
अभी भी हालाँकि पूरा फिक्स नहीं हुआ है, पर अभी देखते हैं कम से कम एक स्टेप हमारा फिक्स हो गया है। पहले तो क्लिक ही नहीं हो पा रहा था, यानी क्लिक इसी पेज का था। अब मैं क्लिक करता हूँ तो उसको मिलता कुछ नहीं है। तो ये नीचे क्या बोल दिया इसने? होम नॉट फाउंड। ऐसा क्यों बोल दिया? एक बार चेक करते हैं। फाइंड बाय आईडी में हम आए, यहाँ मान लीजिए पहले मैं कंसोल लॉग करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ तक हम पहुँचे या नहीं, है ना? तो होम आईडी हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। ठीक बात है। फिर से मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एक बार, जो डिटेल्स बटन है। देखिए डिटेल्स बटन मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आईडी तो आ गई, ये आईडी आई है 67382, एंड कैसे हो रही है 34920। एक बार जाकर चेक करते हैं कंपास में। देखिए आईडी तो यही है 34920, बट आप ये ध्यान से देखेंगे यहाँ जो अंडरस्कोर आईडी इसने सेव किया है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट आईडी है, डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं है। हम इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? हम इसको कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग। हमको इसको क्या करना पड़ेगा? रैप करना पड़ेगा इन दैट ऑब्जेक्ट आईडी। तो देखिए यहाँ हमने यही दिखाया है, आगे चल के पहले आपको ये रिप्लेस करना है हर जगह से, और उसके बाद यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? एक ऑब्जेक्ट आईडी आपको मिल जाएगा, ये अगेन मोंगो पैकेज से आपको मिलेगा। न्यू ऑब्जेक्ट आईडी करेंगे, होम आईडी को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग से इसको ऑब्जेक्ट आईडी में करेंगे, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में करेंगे फिर इसको ऑब्जेक्ट आईडी में करेंगे। तो ये काम हम यहाँ कर लेते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, है ना? और इसके अंदर हमको क्या बनाना है? इसके अंदर हमको बनाना है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, है ना? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे और ये होम आईडी में पास कर देता हूँ इसके अंदर, है ना? अभी ऑब्जेक्ट आईडी पहले हमको चाहिए, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं मोंगोडीबी से। ये ऊपर ये इंपोर्ट होके आ गया कहाँ? ऑब्जेक्ट आईडी आ गया है फ्रॉम मोंगोडीबी। तो हमने ये भी कन्वर्ट कर दिया। फिर से मैं डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैंने डिटेल्स पर क्लिक किया तो डिटेल्स मेरा फाइंड होकर खुल गया है, यानी पूरा का पूरा जो मेरा घर था वो यहाँ पर दिख गया है। घर का नाम दिख रहा है, बाकी सारी की सारी डिटेल्स भी हमारी दिख रही हैं, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ फॉर क्लैरिटी, कि हमने किया डीबी डॉट कलेक्शंस। अब ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। डीबी डॉट कलेक्शंस, होम्स कलेक्शन के पास जाना, फाइंड करना इस बेसिस पर, यानी आईडी आपको फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट आईडी। ये जो हमारे पास आईडी आया है, इसको हमने ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करके फाइंड कर लिया। नेक्स्ट किया तो एक रिकॉर्ड हमको मिल गया, वो रिकॉर्ड हमने इस्तेमाल कर लिया, है ना? तो एक घर कैसे फैच करना है ये भी हमने फिलहाल यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद क्या करना है? देखिए हमको इसमें एडिट और डिलीट दोनों अभी सपोर्ट करने हैं, है ना? तो एडिट पर हम बाद में आएँगे, पहले डिलीट करना थोड़ा-सा आसान है, डिलीट पहले कर लेते हैं। तो डिलीट में देखिए जो हमने फाइंड बाय आईडी किया, वही डिलीट बाय आईडी में भी मोटा-मोटा करेंगे। क्या मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ बस इस बार आप फाइंड की जगह कौन-सा फंक्शन यूज़ कर लेंगे? फाइंड एंड, अच्छा, ये ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा है। जो फंक्शन है उसका नाम क्या है? डिलीट वन। अच्छा, फाइंड नहीं करना है, आप डायरेक्टली डिलीट वन कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम है डिलीट वन, है ना? तो मैंने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर दो जो भी ये मैचिंग क्राइटेरिया हो। इस बार तो नेक्स्ट भी करने की जरूरत नहीं है ना? बस मैंने बोल दिया डीबी में जाना, कलेक्शंस होम में जाना, डिलीट कर देना उठाकर, जिससे भी आईडी मैच हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं अभी ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं इधर आ जाता हूँ, होस्ट होम्स के अंदर आ जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। देखिए ऐसा लग तो रहा है कि डिलीट हो गया। कंपास के अंदर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रिफ्रेश किया, कह रहा है आपका जो एक डॉक्यूमेंट था वो भी आपने डिलीट कर दिया है। तो आगे के काम हम ठीक से कर पाएँ, जरा एक दो घर हम ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना? ये बोल रहे हैं हाँ, उत्सव नाम है, 1299 लोकेशन, फोटो यूआरएल, दिस इज द बेस्ट होम इन गोवा। ये हमने क्रिएट कर लिया, ऐड होम किया। देखिए अब होस्ट होम्स वाला पेज भी ठीक से लोड हो रहा है। यहाँ आकर मैं कंपास में फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये भी आ गया। और क्योंकि आईडी ब्लैंक था तो देखिए वो आईडी ब्लैंक भी नहीं आया, ठीक से मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो गया। एक दो घर हम और ऐड कर लेते हैं। एक दूसरा घर मैं ऐड करता हूँ, मान लीजिए समर होम। नाम हम इसका प्राइस हम इसका रख लेते हैं 1499। लोकेशन हम इसकी रख देते हैं कश्मीर। रेटिंग रख देते हैं 4.9। फोटो यूआरएल स्लैश इमेजेस स्लैश हाउस 6.png। दिस इज द बेस्ट गेट अवे फॉर समर्स, है ना? एक घर हमने ये ऐड कर लिया। देखिए दूसरा घर भी हमारा ऐड हो गया। एक घर में और ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए इसको नाम हम दे देते हैं विंटर होम, है ना? इसका प्राइस हम रख देते हैं 1999। लोकेशन रख देते हैं केरला। रेटिंग रख देते हैं 4.8। फोटो यूआरएल स्लैश इमेजेस स्लैश हाउस 7.png। कुछ भी जो हमने पहले से स्टोर की हुई हैं, कोई से का भी नाम आप दे दीजिए। दिस इज द बेस्ट हाउस फॉर विंटर्स। ऐड होम कर लिया, है ना? तो देखिए 3 होम हमारे पास आ गए हैं। एयरबीएनबी, होम लिस्ट, हर जगह 3 होम दिख रहे हैं। कंपास में आकर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि 3 रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिए हैं। तो होम के बेसिक तीनों काम हम कर पा रहे हैं, यानी सेव हम कर पा रहे हैं, ये आपने देख लिया, यानी रिकॉर्ड हम क्रिएट कर पा रहे हैं।
फेच कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, बट अभी हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं। एडिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ आकर देखूँगा, अभी हमने सेव के अंदर क्या किया है, हमने बस इंसर्ट कर दिया है बिना कुछ देखे हुए, कि रिकॉर्ड को उठाओ और इंसर्ट कर दो। जबकि अगर मैं अपने होस्ट कंट्रोलर में आकर देखूँ, तो जैसे हमारा पोस्ट ऐड होम है, ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है, पोस्ट एडिट होम भी है, जो यहाँ पर क्या करता है, बाकी सारे सेम काम कर रहा होता है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आईडी आता है, यहाँ भी अंडरस्कोर आईडी भी हम इसको बोल सकते हैं कि मान लीजिए अंडरस्कोर आईडी आता है ना? एक्चुअली वहाँ तो इसका नाम आईडी देना पड़ेगा, यहाँ हम इसको आईडी बोल रहे हैं, अंदर जाके अंडरस्कोर आईडी हो जाएगा, और उसी घर को हम दोबारा सेव फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको रिडायरेक्ट ही कर रहे हैं, बट सेव क्या करेगा, उसको दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश कर लेगा। जबकि हमको आइडियली क्या करना चाहिए, सेव के अंदर चेक करना चाहिए कि भाई आईडी अभी असाइंड है या असाइंड नहीं है, क्योंकि अगर क्रिएट हुआ है तो आईडी असाइंड नहीं होगा, अगर क्रिएट नहीं हुआ है, बेसिकली एडिट हो रहा है, तो आईडी पहले से असाइंड होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले चेक कर सकता हूँ इफ अंडरस्कोर आईडी, कि भाई अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है आईडी पहले से एग्जिस्ट, तो इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा केस होगा, अपडेट वाला केस होगा, अदरवाइज ये इंसर्ट वाला केस होगा। इंसर्ट केस तो हम पहले से हैंडल कर चुके हैं, है ना? तो इंसर्ट केस तो हमने पहले से यहाँ पर लिख लिया। अपडेट वाला केस अब हम देख लेते हैं कि अपडेट केस हमको कैसे करना है। तो देखिए, हमने चेक कर लिया दिस डॉट आईडी, है ना? यहाँ पर हम अच्छा, मैं सिर्फ अंडरस्कोर आईडी लिख रहा हूँ, हो सकता है लोकल वेरिएबल की तरह मैच ना हो, तो उसको हम बोल देते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी। जो भी हमने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, वहाँ आईडी था, अंडरस्कोर आईडी था, जो भी। अपडेट करने के लिए देखिए आप क्या यूज़ करते हैं, सेम डीबी कलेक्शंस करेंगे और इस बार करेंगे अपडेट 1। और अपडेट 1 में आप क्या देते हैं, आप 2 बेसिकली क्राइटेरिया इसके अंदर पास कर रहे होते हैं। पहला तो मैचिंग क्राइटेरिया, कि भाई किस बेस पर मैच करना है, किसको अपडेट करना है, पहले ये तो बताएँगे, और उसके बाद उस अपडेट में वैल्यू क्या सेट करनी है, ये बताएँगे। तो मैं क्या करूँगा, सेम रिटर्न डीबी डॉट कलेक्शन, इतना कोड एकदम कॉमन है ना? उसके बाद अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, बस अपडेट 1 बोल रहे हैं। अपडेट 1 में 2 चीज़ें पास करनी है, जैसे मैंने बोला। पहला तो मैचिंग क्राइटेरिया, मैचिंग क्राइटेरिया तो यही है जो हमने हर जगह बनाया है। इसका हो सकता है एक छोटा-सा यूटिलिटी फंक्शन भी बना लें तो और अच्छा हो, है ना? तो इसको मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। इस बार होम आईडी नहीं है हमारे पास, उस होम आईडी का नाम क्या है, दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, है ना? तो मैंने इसको बना लिया दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, कि भाई इसको बना लेना, ये आप मैच कर लेना, और मैच करने के बाद वैल्यू क्या सेट करना है, तो उसको आप देते हैं डॉलर सेट, और उसके बाद भी आपको एक फिर से ऑब्जेक्ट बनाकर देना होता है, जिसमें आप जितनी भी कॉलम्स आपको अपडेट करने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बट मैं क्या यहाँ पर कर सकता हूँ, डायरेक्टली पूरा दिस ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ कि भाई सारी वैल्यूज अपडेटेड ही है मेरे पास, तो सारी की सारी वैल्यू आप अपडेट करके इस रिकॉर्ड को अपडेट कर दें, है ना? बस हमने बोल दिया दिस, इसको हमने कर दिया बंद। तो इंसर्ट केस और अपडेट केस दोनों हमारे इससे हैंडल हो जाएंगे। एक बार दूसरा काम हमको क्या करना पड़ेगा, होस्ट कंट्रोलर में अंदर आते हैं हम दोबारा। सेव को हमने आगे तो कुछ कॉल किया नहीं है ना? तो इसको मैं कर देता हूँ देन, चेक करने के लिए मान लीजिए उसको हम बोल देते हैं क्या रिजल्ट आया, जरा रिजल्ट हमको बता दीजिए, और कंसोल लॉग कर देते हैं रिजल्ट को। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ बल्कि मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए होम अपडेटेड। ठीक है, ये हमने चला लिया, एक बार चला कर देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इसमें होस्ट होम्स के अंदर जाता हूँ, एडिट के अंदर जाता हूँ, देखिए इन्फॉर्मेशन मेरी आ गई। उत्सव को मान लीजिए मैं कर देता हूँ उत्सव 2.0, उत्सव 2.0। अपडेट होम किया, देखिए कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो क्रैश हो गया। क्या क्रैश हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर मैं आ जाता हूँ, सर्वर रनिंग ऑन एड्रेस, ये आ गया। देखिए बोल रहा है थ्रो न्यू एरर, एरर अंडरस्कोर 1 मोंगो सर्वर, परफॉर्मिंग एन अपडेट ऑन पाथ अंडरस्कोर आईडी वुड मॉडिफाई द इम्यूटेबल फील्ड आईडी, है ना? अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर ली है, आई जो अंडरस्कोर आईडी है, क्योंकि मैंने इस बार इसका नाम अपडेट कर दिया। देखिए पहले हमने प्रोजेक्ट में इसका नाम क्या रखा हुआ था, आईडी रखा हुआ था, बट मैंने अभी इसका नाम क्या कर दिया है, अंडरस्कोर आईडी कर दिया है। तो बोल रहा है जब आप इसको सेट दिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अंडरस्कोर आईडी भी अपडेट होने की कोशिश कर रही है, जबकि अंडरस्कोर आईडी कभी अपडेट नहीं हो सकता। ये तो क्या है, एक इम्यूटेबल फील्ड है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर दिस पास नहीं कर सकते। तो अब दो तरीके हैं, या तो हम इस पूरे को निकाल कर पास करें, है ना? एक एक फील्ड यहाँ पर आप पास कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ दिस की जगह, वेर आई कैन से हाउस नेम, माफ कीजिएगा, हाउस नेम इज दिस डॉट हाउस नेम, है ना? इस तरह का हम एक पूरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए इस लाइन से मैं पहले बना लेता हूँ, है ना? कॉन्स्ट अपडेट फील्ड्स मान लीजिए मैं बोल देता हूँ, है ना? ये ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं जहाँ सारी की सारी वैल्यूज दे देते हैं। तो हाउस नेम हमको करना है,
साथ-साथ क्या करना है? प्राइस, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन ये सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ पर करनी है ना? बस यहाँ पर मैं कोलन और दिस हाउस नेम पूरा का पूरा कॉपी करते रहता हूँ हर जगह। अभी ऑब्वियसली मैं हाउस नेम से अपडेट कर रहा हूँगा। लोकेशन, रेटिंग, फोटो यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, है ना? और अब यहाँ ये नाम चेंज कर देते हैं, दिस डॉट प्राइस, लोकेशन की वैल्यू क्या होगी? दिस डॉट लोकेशन, रेटिंग की वैल्यू होगी दिस डॉट रेटिंग, फोटो यूआरएल की वैल्यू होगी दिस डॉट फोटो यूआरएल, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू होगी दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, है ना? ये हमने बना लिया। इसको मैं इसके बाद क्या कर देता हूँ, रिक्वेस्ट जो थी उसको रीसबमिट कर देते हैं। अच्छा, शायद दोबारा ही करना पड़ेगा क्योंकि वो आ गया था, इसको मैं फिर से एडिट करके सबमिट कर देते हैं। उत्सव 2.0 अपडेट होम मैंने किया। देखिए क्या हुआ, अपडेट क्वेरी जो है वो मेरी ठीक से यहाँ पर चल गई है, क्योंकि इस बार हमने आईडी को दोबारा सेट करने की कोशिश नहीं की। मैंने बोल दिया कि भाई बाकी सारे फील्ड्स मुझे अपडेट करने हैं, बाकी सारे फील्ड्स की नई वाली वैल्यूज़ ये हैं। जो वैल्यूज सेम होंगी वो ऑब्वियसली अपडेट नहीं होंगी। अगर क्योंकि मेरा नाम चेंज हुआ तो मैंने अपडेट कर दिया। एक और को अपडेट करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसको मैं कश्मीर से मूव कर देता हूँ, कहाँ पर, कन्याकुमारी पर। मैंने बोला भाई आपकी, हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, माफ़ कीजिएगा। मैंने बोल दिया कि भैया आप लोकेशन अपडेट कर दीजिए, चेंज कर दिया। अच्छा, ये तो शायद चेंज नहीं हुआ, फिर से मैं एडिट करके देख लेता हूँ। यहाँ तो कन्याकुमारी दिखा रहा है, अपडेट होम। अच्छा, ये शायद यूआई पुराना लोड हो रहा था किसी वजह से। अभी देखिए यहाँ पर आ गया है कन्याकुमारी। एक बार यहाँ पर जाकर डेटाबेस के अंदर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया कन्याकुमारी, है ना? मैं आकर आकर वैल्यू अपडेट भी कर सकता हूँ, तो मैं अपडेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ कि नहीं भाई मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। बट हमारा जो अपडेट हमको करना था, हमको एडिट सपोर्ट करना था, वो एडिट सपोर्ट भी हमारा काम जो है वो पूरा हो गया है। अगला काम हमको क्या करना है? अब देखिए आइडियली अगर आप यहाँ तक मेरे साथ पहुँचे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं पहुँचे होंगे, एक बार पहले वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा। होम का काम हमने पूरा कर लिया है। अब ये सेम काम हमको फ़ेवरेट के लिए भी करना है। हमने एसक्यूएल में फ़ेवरेट नहीं किया था, बट यहाँ हम फ़ेवरेट भी कर रहे होंगे। तो जो काम हमने एग्ज़ैक्टली मोंगो का काम फ़ेवरेट में किया, अभी भी मैं अगर फ़ेवरेट मॉडल यहाँ आपको खोलकर दिखाऊँगा, तो देखिए फ़ेवरेट में क्या पड़ा हुआ है? अभी भी एसक्यूएल वाला सारा का सारा। अच्छा, ये तो एसक्यूएल में भी हमने मूव नहीं किया था, इसके अंदर अभी भी फ़ाइल रिलेटेड पूरा का पूरा कोड पड़ा हुआ है। तो आपको ये सारा काम जो हमने किया है मोंगो के लिए, ये सारा काम आपको फेवरेट के लिए भी करना है, सॉरी होम के लिए, मोंगो के लिए भी करना है। स्टेप्स भी हमने लिखे हुए हैं। पहले फाइल हैंडलिंग वाला कोड रिमूव करिए फेवरेट मॉडल से। पूरा डेटा फ़ोल्डर ही आप डिलीट कर सकते हैं, तो फाइल से तो हम डेटा वैसे भी रीड नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा आप डिलीट कर दीजिए। ये तीनों आप चेंज कीजिए, है ना? फेच ऑल इम्प्लीमेंट करना है, डिलीट बाय आईडी एग्ज़ैक्टली जैसे हमने होम में किया है, ऐसे यहाँ पर करना है। ओनली चेंज यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड टू फेवरेटीज़ को सेव मेथड बना देंगे। और यहाँ पर अब हम फेवरेट के लिए भी हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बनाएँगे और फेवरेट को भी हम बोल देंगे, देखिए यहाँ भी अपनी आईडी तो उसको मिलने ही वाली है ना? पहले हमने फेवरेट कैसे सेव किया हुआ था, एक एरे बनाकर सेव किया हुआ था, है ना? मैं फेवरेट जैसे आपको दिखाऊँ, एक एरे था सारे फेवरेट के आईडीज़ इसमें पड़े हुए थे। पर देखिए जैसे-जैसे हमारा एप्लीकेशन ग्रो करेगा, तो एक ही एरे को कब तक हम अपडेट करते रहेंगे? तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फॉर एवरी रिकॉर्ड दैट इज़ मार्क्ड फेवरेट। कोई भी घर फेवरेट मार्क होगा, तो उसके लिए एक रिकॉर्ड वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। जब वो रिमूव फ्रॉम फेवरेट होगा तो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर लेंगे। तो फेवरेट जो मॉडल है इसके अंदर भी एक सिंगल फील्ड होगा, मान लीजिए होम आईडी टाइप का, उस होम आईडी फील्ड को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इतना चेंज हमको करना है, एक बार पॉज करके ट्राई करिएगा इन तीनों फंक्शंस को चेंज करना। उसके बाद इन तीनों के जो हमारा स्टोर कंट्रोलर है, फेवरेट हमारा होस्ट तो करता ही नहीं है, स्टोर करता है, तो स्टोर के ये तीनों भी अपडेट करना कि ये सब चीज़ें ठीक से चल जाएँ। तो एक बार यहाँ इसको पॉज़ करिए, असाइनमेंट आप मानकर चलिए, वरना मेरे साथ तो इसके बाद कर ही रहे होंगे। एक बार इसको पॉज़ करिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सारा फाइल हैंडलिंग रिलेटेड कोड फेवरेट मॉडल से हटा दें। तो मैं खोल लेता हूँ। फेवरेट मॉडल मेरा कहाँ पर है, ये रहा फेवरेट डॉट जेएस। फाइल रिलेटेड क्या है, एफएसबी, पाथ, रूट डायरेक्टरी, पाथ, सब फाइल रिलेटेड है, सब कुछ हटा देते हैं, है ना? उसका देखिए ऐड टू फेवरेट ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि ऐड टू फेवरेट का आपको क्या करना है, इसको चेंज कर दीजिएगा सेव के अंदर। पहले फिलहाल इनके अंदर का मैं कोड हटा देता हूँ। इसको भी हमने क्लीन कर दिया, इसको भी हमने क्लीन कर दिया, इसको भी हमने क्लीन कर दिया। क्लास मेरी एकदम एम्प्टी हो गई है। दूसरा इसने क्या बोला, ये डेटा फ़ोल्डर की अब ज़रूरत ही नहीं है कि डेटा अब हमारा फ़ाइल में सेव नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा डेटा फ़ोल्डर उठाकर डिलीट कर दीजिए। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, है ना? अब ये बोल रहा है मॉडल के अंदर क्या करना है, गेट फ़ेवरेटीज़ इम्प्लीमेंट करना है, डिलीट इम्प्लीमेंट करना है। गेट फ़ेवरेटीज़ एक तरह से क्या है, फेच ऑल ही है ना? डिलीट बाय आईडी है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड हमको यहाँ फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो फाइंड बाय आईडी यहाँ पर नहीं है। और ये जो ऐड टू फ़ेवरेट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको भी आप कंस्ट्रक्टर बना दीजिए। तो मैं वापस होम में आ जाता हूँ, है ना? जो हमने बाकी चीज़ें खोली हुई हैं, इनको हम फिलहाल बंद कर देते हैं। ऐप, जेएस, डेटाबेस यूटिल,
home.js में आ जाते हैं। यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसका कंस्ट्रक्टर में कॉपी कर लेता हूँ। हालाँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी बट फिर भी, है ना? कंस्ट्रक्टर में हमको क्या चाहिए? सिर्फ़ एक चाहिए हाउस आईडी, कि कौन-सा हाउस आईडी हमने फ़ेवरेट मार्क किया है। बाकी और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सब कुछ हटा देते हैं। हाउस आईडी को ही मैं यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ, बाकी सब मैं हटा देता हूँ। तो भाई एक हाउस आईडी होने वाला है। उसके बाद क्या होगा? एक फ़ंक्शन फिर हमको बनाना पड़ेगा सेव नाम का, है ना? जैसा हमने पहले बनाया था सेव नाम का फ़ंक्शन कुछ-कुछ वैसे ही बनाएँगे। यहाँ पर अपडेट करने वाला लॉजिक भी नहीं होने वाला है, सिर्फ़ क्रिएट करने वाला ही लॉजिक मेरे पास होने वाला है ना? तो यही हमको करना पड़ेगा। इसी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना? अब कलेक्शन का नाम क्या होगा? कलेक्शन का नाम होगा मान लीजिए फ़ेवरेट्स, है ना? और इंसर्ट वन में दिस कर दूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। डीबी कहाँ से आएगा? वो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट डीबी इज़ इक्वल टू गेट डीबी, डेटाबेस यूटिल से डीबी ले आइए और डीबी में कर दूंगा कलेक्शन फेवरेट्स इंसर्ट वन। अब ये जो ऐड टू फेवरेट्स था ये मैं रिमूव कर सकता हूँ। इसको पहले मैं बस नाम को कॉपी कर लेता हूँ कि इसको रिप्लेस कर सकें, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि भाई जिसको भी ऐड टू फेवरेट करना है वो क्या करे? सेव फंक्शन के साथ करे। चलिए इसको कर लेते हैं। ऐड टू फेवरेट कहाँ कहाँ कॉल हुआ है हमको पता है, सिर्फ स्टोर कंट्रोलर के अंदर ही हुआ होगा, है ना? और ये रहा हमारा पोस्ट ऐड टू फेवरेट, यहीं पर एक सिंगल कॉल इसका यहाँ पर हुआ है। तो अब हमने इसको चेंज कर लिया। पहले हमको बनाना पड़ेगा फेवरेट का ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं कर लेता हूँ न्यू फेवरेट, और इसके अंदर हमको देना पड़ेगा होम आईडी। होम आईडी हमारा क्या है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी। इसको भी पहले कांस्टेंट में निकाल लो ताकि हमेशा चीज़ें रीडेबल रहें, है ना? अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इसके अंदर से होम आईडी आ रहा है, तो मैंने इसको पहले होम आईडी में साइन कर लिया। होम आईडी को हमने न्यू फेवरेट के अंदर मूव कर दिया। उसके बाद हम कॉल कर लेंगे फैव डॉट सेव, है ना? फैव डॉट सेव करेंगे, ये क्या करेगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो उसको बोलेंगे देन, ये है हमारा रिजल्ट, है ना? रिजल्ट को आप क्या कर लीजिए? रिजल्ट को आप कर लीजिए कंसोल डॉट लॉग, कह देते हैं फेव एडेड, और ये रहा हमारा उसका रिजल्ट कि भाई फेवरेट ऐड हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हुआ होगा कैच, है ना? और कैच के केस में हम इसको कर देंगे ई आर आर। एरर हमको प्रिंट करना है, ये एरर हम प्रिंट कर देते हैं। और दोनों ही केसेस में देखिए, चाहे हुआ हो ऐड या नहीं हुआ हो, हमको रीडायरेक्ट तो करना ही है। तो उसको मैं कर देता हूँ फाइनली। रीडायरेक्ट तो आप कर ही दीजिए, है ना? ये आप दोनों में भी लिख सकते हैं, अलग-अलग जाकर के देन के अंदर, कैच के अंदर, या फिर फाइनली में लिख दीजिए कि भाई दोनों के पास ही चलेगा ये, बाकी पूरा कोड पुराना डिलीट हो गया। तो हमने देखिए फेवरेट का नया ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको सेव किया, उस प्रॉमिस पर अगर सेव ठीक से हुआ है तो रिजल्ट दिखा दिया, एरर हुआ है तो एरर दिखा दिया, और दोनों में से कुछ भी हुआ हो फाइनली रीडायरेक्ट तो करना ही है फेवरेट्स पेज पर। तो इससे क्या होगा? ऐड टू फेवरेट्स हमारा ठीक से चल जाना चाहिए। अभी ऑब्वियसली फेवरेट्स पेज पर कुछ दिखेगा नहीं, बट एक बार देख लेते हैं ऐड टू फेवरेट ठीक से चल रहा है या नहीं। मैं वापस आ जाता हूँ होम लिस्ट पर, है ना? देखिए अब मैं यहाँ हूँ, देखिए अभी तक हमारी एक ही कलेक्शन है होम्स नाम की। अब मैं पहला रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा, अपने आप नई कलेक्शन ये क्रिएट कर देना चाहिए इसको। तो मान लीजिए उत्सव 2.2 को मैं मार्क कर देता हूँ ऐड टू फेवरेट। मार्क तो कर दिया हमने, है ना? पर अभी कुछ-कुछ चक्कर घूम रहा है, शायद यहाँ पर एरर आ गई है। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ एरर आई है। देखिए फैव एडेड तो हमारा आ गया, यानी ऑब्वियसली जब ये फेवरेट्स पेज को लोड करने की कोशिश कर रहा है तब एरर आ रही है। बोल रहा है फैव एडेड। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। दोबारा से एक बार एयरबीएनबी के पास आकर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। है ना? देखिए एक नया पूरा का पूरा कलेक्शन ऐड हो गया है फेवरेट्स नाम का। फेवरेट्स हमने क्लिक किया, इसके अंदर एक रिकॉर्ड भी बन गया है। ऑब्जेक्ट आईडी इसको अपनी खुद से मिल गई, हाउस आईडी हमारी आ गई। हाउस आईडी क्या है? 62E1D। एक बार होम्स में जाकर चेक कर लेते हैं। उत्सव 2.2 को हमने मार्क किया था 62E1D, यानी फेवरेट हमारा ठीक से क्रिएट तो हो गया है ना? अब अगला काम कर लेते हैं। अगला काम हमको क्या करना है? कम से कम फेवरेट पेज हम देख पाएँ, तो गेट फेवरेट्स। अभी देखिए कॉल बैक वाला सिंटैक्स तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तो कॉल बैक वाला सिंटैक्स तो हमको नहीं चाहिए। होम्स में मैं आ जाता हूँ, और ये जो फेच ऑल है, यही हमको काम पूरा करना है। यही काम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फेवरेट में मैं आ गया, एग्ज़ैक्टली यही लिख दिया कि भाई सारे रिकॉर्ड्स निकाल देना। बस इस बार कलेक्शन का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है? फेवरेट्स। फाइंड करना, टू अरे करना, रिटर्न कर देना। अब ये जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ चलते हैं, गेट फेवरेट्स, है ना? इसको मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। हुआ तो यही होगा, ये रहा। देखिए गेट फेवरेट्स कॉल हुआ है, फेवरेट्स हमको यहाँ पर मिल भी रहा है, और फेवरेट्स उसके बाद इस्तेमाल भी हो रहा है। ओनली चेंज क्या है? पहली बात तो अब गेट फेवरेट्स के बाद ये आएगा डॉट देन के अंदर, है ना? बस, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ये ब्रैकेट्स एक्चुअली हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम हटा सकते हैं। सिंगल आर्गुमेंट के लिए ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं पहले आपको एक यहाँ पर चीज़ दिखा देता हूँ, एक चेंज क्या होने वाला है। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। यहाँ पर फेवरेट्स जो हैं
इनको हम प्रिंट कर लेते हैं और रजिस्टर्ड होम्स जो हैं इनको हम प्रिंट कर लेते हैं, है ना? दोनों को हमने प्रिंट कर लिया, जो फ़ेवरेट्स पेज है उसके बाद दोबारा रीलोड करते हैं उसको। अभी तो देखिए दिखा रहा है कोई फ़ेवरेट्स नहीं है, एटलीस्ट सिंटैक्स ठीक से चलना शुरू हो गया तो पेज तो लोड हो रहा है, बट ये कह रहा है कोई फ़ेवरेट नहीं है, ये बात तो ट्रू नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है एक बार चेक करते हैं। आप देखिए फ़ेवरेट्स का जो अब एरे आया है तो घर का एरे आया, फ़ेवरेट्स का जो अब एरे आ रहा है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट का एरे है। पहले फ़ेवरेट्स के एरे में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, डायरेक्टली आईडीज़ होने चाहिए, फ़ेवरेट आईडीज़ यानी हो वो हाउस आईडीज़ होने चाहिए, लॉजिक उस हिसाब से लिखा हुआ है। अभी फ़ेवरेट्स एरे के अंदर क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट का एरे आ रहा है, जितने भी फ़ेवरेट्स मार्क्ड होंगे सबका एक ऑब्जेक्ट का एरे आएगा और हर ऑब्जेक्ट के अंदर अंडरस्कोर आईडी होगा, इसका अपने रिकॉर्ड का, और एक हाउस आईडी होगा। अब देखिए इस अंडरस्कोर आईडी में तो हम इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। हमको क्या मतलब कि उस फ़ेवरेट रिकॉर्ड का क्या आईडी है, हम तो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कौन-सा घर फ़ेवरेट मार्क हुआ था। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, ये जो फ़ेवरेट्स हमको मिला है इसको हम यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? मैं इसको बोल देता हूँ फ़ेवरेट्स की वैल्यू आप ज़रा मैप कर दीजिए। हर ऑब्जेक्ट में से क्या निकाल लीजिए? फ़ेव डॉट होम आईडी निकाल लीजिए। मैप क्या करता है, एक नया एरे क्रिएट करके फ़ेवरेट्स के अंदर असाइन कर देगा, है ना? और फ़ेवरेट्स मैंने मैप कर दिया कि भाई हर ऑब्जेक्ट खोलना, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसका हाउस आईडी है। अच्छा, मैंने होम आईडी लिख दिया, यहाँ पर हाउस आईडी लिखना चाहिए हमको, हाउस आईडी। वैसे शायद हमको होम आईडी ही करना था, अब हमने हाउस आईडी कर लिया तो हर जगह हाउस आईडी कर लेते हैं, है ना? अ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आपके एक्चुअली बस नोट्स पर फ़र्क पड़ेगा इससे बार-बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? कोई इतना चेंज आपको एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए। मैंने बोल दिया फैव डॉट हाउस आईडी आप इसको कर दीजिए। जो भी हाउस आईडी की वैल्यू है, उसको ऑब्जेक्ट की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। मैप क्या करता है, पूरा रिप्लेस कर देता है। दोबारा देखते हैं फ़ेवरेट्स प्रिंट करके, इस बार जब फ़ेवरेट्स प्रिंट किया तो इस बार क्या प्रिंट हुआ? देखिए इस बार यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, मेरा जो ऑब्जेक्ट का आईडी है वही हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, यानी मेरा जो हाउस आईडी है वही मेरा प्रिंट हो गया, तो ये तो ठीक है। अभी भी फेवरेट्स क्यों नहीं आए? अभी फेवरेट्स इसलिए नहीं आए कि जब आप यहाँ इंक्लूड्स चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ होम अंडरस्कोर आईडी कर रहे हैं। होम अंडरस्कोर आईडी क्या है? ये न्यू ऑब्जेक्ट है पूरा, तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस पे बोल सकते हैं टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, ये जो पूरा न्यू ऑब्जेक्ट आईडी बना हुआ है इसको भी स्ट्रिंग कर देगा, और वो स्ट्रिंग आप मैच कर पाएंगे इस एरे के अंदर। पहले हमने क्या लॉजिक लगाया था, एक एक घर को हम फाइंड करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो फेवरेट्स आईडी, जो फेवरेट की आईडीज वाला एरे है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसको पहले मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, तब चेक करूंगा इंक्लूड्स, तो हमारा ये चल जाना चाहिए। इस बार रिफ्रेश किया तो देखिए फाइनली मेरा जो फेवरेट्स पेज है वो भी मेरा पॉपुलेट हो गया है, और ये सारा काम कहाँ से हो रहा है, मोंगो डीबी से हो रहा है। एक लास्ट चीज मेरी बच गई, डिलीट बाय आईडी। डिलीट बाय आईडी में भी सेम ही करना है जो यहाँ पर किया होगा। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक चेंज है हालाँकि, जो मैं चेंज आपको दिखा देता हूँ। डिलीट बाय आईडी में हमने फिर से कर लिया। कलेक्शन का नाम मेरे क्या है? कलेक्शन का नाम है फ़ेवरेट्स, तो फ़ेवरेट्स में कर लेता हूँ। इस बार मैंने बोला डिलीट वन, पर मैचिंग क्राइटेरिया क्या है? मुझे आईडी से मैच नहीं करना है, मुझे हाउस आईडी से मैच करना है ना? समझ गए ना ये बात? क्योंकि अब मैं जो डिलीट कर रहा हूँ वो फ़ेवरेट की आईडी से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अगर मैं फ़ेवरेट्स कलेक्शन में आऊँ, तो मैं इस आईडी से मैच नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हाउस आईडी से मैच कर रहा हूँ। मेरे पास तो हाउस आईडी है। तो मैचिंग क्राइटेरिया में किसको डिलीट करना है, मुझे देना पड़ेगा हाउस आईडी, और इस बार ये ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, हाउस आईडी तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो उसको मैं नॉर्मल स्ट्रिंग बना देता हूँ। और साथ में वेरिएबल का नाम है मेरे डेल होम आईडी, तो उसको मैं डेल होम आईडी बना देता हूँ। कॉल बैक वाला अब हम कर नहीं रहे हैं, ये हम यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, इसको काफ़ी छोटा हो गया, एक ही लाइन में कर लेते हैं। यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं प्रॉमिस, तो देख लेते हैं डिलीट बाय आईडी कहाँ यूज़ हुआ, स्टोर कंट्रोलर में पोस्ट रिमूव फेवरेट्स, डिलीट बाय आईडी मेरा आ गया। डिलीट बाय आईडी के अंदर हम देंगे होम आईडी, एंड देन फिर मैं कर लूँगा डॉट देन। देन क्या करना है, रिमूव्ड वाला, ये देखिए हमने पहले ऊपर भी लिखा था शायद, पूरा फाइनली वाला जो स्ट्रक्चर है यही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा यही करना है हमको, है ना? देन के बाद पूरा का पूरा यही काम करना है। देन फेवरेट रिमूव्ड, एरर वाइल रिमूविंग फेवरेट्स, और रिडायरेक्ट कहाँ करना है, फेवरेट्स पेज पर ही रिडायरेक्ट करना है। जो पुराना कोड था इसको मैं हटा देता हूँ, तो मेरा रिमूव फ्रॉम फेवरेट भी ठीक से चल जाना चाहिए। अगेन देखिए इस बार हम ये काम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि सेम काम हम होम के अंदर करके आए हैं, है ना? ये रिमूव फ्रॉम फेवरेट है, मैं वापस आ जाता हूँ होम लिस्ट पर, एक और को पहले मार्क कर लेते हैं, समर होम को भी फेवरेट मार्क कर दिया। देखिए समर होम भी दिखने लगा। इस बार उत्सव 2.0 को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव फ्रॉम फेवरेट किया, देखिए यहाँ से रिमूव फ्रॉम फेवरेट से गायब हो गया। मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, रिकॉर्ड जो मेरा चेंज हो गया है, वापस आते हैं और ऐड कर लेते हैं, फिर से ऐड कर लेते हैं, ऐड टू फेवरेट, ऐड टू फेवरेट, तीनों फेवरेट मार्क हो गए। रिफ्रेश करेंगे, देखिए 3 रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए। इसको डिलीट करेंगे, रिमूव फ्रॉम फेवरेट, रिफ्रेश करेंगे, 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पर हैं। तो जो हमको ये मोंगोडीबी टू फेवरेट करना था, ये भी हमने तीनों काम कर लिए हैं। क्या? फेवरेट मॉडल डिलीट करना, इन तीनों फंक्शंस को फिक्स करना, सब की सब चीज़ों को मोंगोडीबी पर मूव करना।
ये आपको यहाँ पर आपके नोट्स में भी सारी की सारी सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें, कुछ-कुछ नाम वेरिएबल्स के वो अलग हो सकते हैं बट सिमिलर चीज़ें हमने यहाँ पर की हुई हैं। एक अगेन वापस एक प्रैक्टिस माइलस्टोन, इसको एक बार पॉज़ करके दोबारा से करिएगा। क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं? चेंज द फेवरेट मॉडल टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग डुप्लीकेट फेवरेट रिकॉर्ड्स। क्या प्रॉब्लम है? पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, पहले फिक्स आप करेंगे फिर हम ट्राई कर रहे होंगे। मैं होम लिस्ट पर आया, फेवरेट्स पर आया। देखिए उत्सव 2.0 है, विंटर होम है। मैं यहाँ वापस आता हूँ, उत्सव 2.0 को मैं दोबारा से ऐड टू फेवरेट कर देता हूँ। तो यहाँ तो ये एक ही बार दिख रहा है, बट अगर मैं मोंगोडीबी कंपास के अंदर जाकर देखूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए सेम घर के लिए 2 बार रिकॉर्ड बन गया है। किसके लिए? 1 डी के लिए। तो ये उत्सव यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड है और यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड है। तो आप आइडियली एक को 2 बार फेवरेट मार्क नहीं करना है। इसका नुकसान क्या है सर? दिख तो यहाँ ठीक ही रहा है। अब देखिए मैं उत्सव 2.0 को रिमूव फ्रॉम फेवरेट करता हूँ। मैंने रिमूव फ्रॉम फेवरेट किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि एक रिकॉर्ड तो उसने डिलीट कर दिया, बट अभी भी एक रिकॉर्ड फिर से पड़ा हुआ है, तो रिमूव भी आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो आइडियली ये बिहेवियर है जो आपको फिक्स करना है। एक बार देखिए ये सेव मेथड को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। कहाँ है हमारा फेवरेट का सेव? ये रहा हमारा फेवरेट का सेव। जहाँ आप इंसर्ट कर रहे हैं इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं सो दैट डुप्लीकेट सेव ना हो। एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर मेरे साथ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? चलिए, अब सॉल्व करते हैं कैसे? देखिए अगर मैं पहले सर्च कर लूँ कि ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, तो मेरा काम बन जाएगा। अगर ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता होगा तो मैं ये काम नहीं करूँगा, वरना मैं ये सेम काम करूँगा। तो मैं कर रहा हूँ डीबी डॉट कलेक्शन, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं करूँगा रिटर्न डीबी डॉट कलेक्शन फेवरेट्स, पहले फाइंड वन कर लीजिए कि इस होम आईडी के लिए रिकॉर्ड एग्ज़िस्ट करता है या नहीं। और उसके अंदर मैं चेक कर लूँगा कि अगर रिकॉर्ड पहले से एग्ज़िस्ट कर नहीं करता, तो मैं बेसिकली नया क्वेरी रन करूँ, अदरवाइज़ ब्लैंक प्रॉमिस रिटर्न कर दूँ। क्या? देखिए जो मैं इंसर्ट वन कर रहा हूँ, ये मैं एक नई क्वेरी यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या? रिटर्न डीबी डॉट कलेक्शन, मुझे इंसर्ट करना है बट तब जब एग्ज़िस्ट ना करता हो। तो पहले इसको कर लीजिए फाइंड वन, है ना? फाइंड वन हमने यूज़ किया, या नॉर्मल आप फाइंड के अंदर भी क्राइटेरिया देते हैं तो वो भी चल जाता है। फाइंड और नेक्स्ट हमने किया था, फाइंड वन आप दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी मान लीजिए फाइंड डॉट नेक्स्ट का शॉर्टकट है ये फाइंड वन। इसके अंदर मैं क्या दूँगा, आईडी से मैच नहीं करना है, होम आईडी से मैच करना है। तो होम आईडी जिसकी क्या हो, हमारे पास जो करंट आईडी है वो कहाँ से आएगी? वो होगी दिस डॉट हाउस आईडी, है ना? जो ऑब्जेक्ट हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बोल देता हूँ दिस डॉट हाउस आईडी। अच्छा यहाँ भी इसका नाम हाउस आईडी ही है। हाउस आईडी मेरी क्या होनी चाहिए? दिस डॉट हाउस आईडी होनी चाहिए, और ये आप मेरे को दे दीजिए। तो उसको मैं देन कर लेता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग फेवरेट, है ना? कि एग्जिस्टिंग फेवरेट हमको मिला या नहीं मिला। तो ये देन प्रॉमिस के अंदर मुझे मिल जाएगा। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि भाई अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये होम पहले से कभी फेवरेट मार्क्ड नहीं हुआ है, तो मैं इसको फेवरेट मार्क कर देता हूँ, रिटर्न, है ना? और अगर ये नहीं हुआ है तो मैं यहाँ से देखिए ऊपर से रिटर्न हो ही रहा है, यहाँ तक आया यानी ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ प्रॉमिस डॉट न्यू प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, यानी एक सक्सेसफुल इसको बोल दीजिए। आप एरर देना चाहें तो एरर भी दे सकते हैं, बट एक तरह से वो जो फेवरेट मार्क करना चाह रहा है वो तो हो ही गया है, बस वो पहले से हुआ हुआ था। तो हमने एक नया प्रॉमिस बना के रिटर्न कर दिया रिजॉल्व टाइप का, कि भाई आपका जो फेवरेट है वो मार्क हो गया, आप आगे जाइए, चिंता मत कीजिए, पहले से ही फेवरेट मार्क था वो। तो अब देखिए उत्सव 2.0 पर मैं हूँ, जो फेवरेट मार्क्ड है, वापस होम लिस्ट पर आया, फिर से इसको ऐड टू फेवरेट किया, है ना? यहाँ आकर चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ, है ना? अगर हम नीचे आए देखें यहाँ पर एरर भी कुछ दिखा रहा है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा नहीं, कोई एरर नहीं दिखा रहा है, पुरानी एरर शायद हमको शो हो रही थी। अच्छा, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है, हमने ये जो प्रॉमिस दिया है शायद ये ठीक नहीं दिया है। अच्छा, न्यू देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रॉमिस डॉट रिज़ॉल्व दे सकते हैं। देखिए बोल रहा था कि आपने कंस्ट्रक्टर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है। इसको फिर से मैं कर लेता हूँ, होम लिस्ट ऐड टू फेवरेट। हाँ, देखिए इस बार कोई एरर हमारे पास नहीं आ रही है, बस ये बोल रहा है फेवरेट एडेड अनडिफाइंड, कोई फेवरेट ऐड हुआ नहीं है एक्चुअली, है ना? तो इसका जो प्रॉमिस हमने किया वहाँ पर हमने बोल दिया कोई फेवरेट ऐड नहीं हुआ, बट हमारा जो प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो गया। अब मैं इसको एक भी बार रिमूव करूँगा तो ये सीधे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो हमने जो प्रैक्टिस माइलस्टोन था ये भी कर लिया। अब देखिए मोंगो हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट में तो ऐड कर लिया है। एक बार हमने पूरे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया है, बहुत सारा जितना भी हमने कोड पुराना लिखा हुआ था सारा का सारा हमने रिप्लेस कर दिया मोंगो के कोड से। आगे क्या करेंगे? देखिए ये जो हमने कोड किया ना एक्चुअली इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मोंगूस, जो हम अगले चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। जो हमको ये दिखाएगा कि आप कैसे मोंगो को रियली बहुत अच्छे पावर के साथ यूज़ कर सकते हैं बिना कोई भी कोड लिखे।
मॉडल के अंदर हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, सब कुछ काम वही कर रहा होगा, पूरा कोड वही बना रहा होगा। ये जो फंक्शंस हमने लिखे हैं इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना? तो यानी ये जो हमने इस चैप्टर में किया ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। रियल प्रोजेक्ट में हम ये भी यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधे मोंगोस यूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे, जो हमने पहले एसक्यूएल वाली बात की थी कि अगर आप क्रॉस कलेक्शन से भी जॉइन टाइप की क्वेरीज़ वगैरह भी मोंगो में रन करना चाह रहे हैं, कितने पावरफुली, कितनी स्पीड के साथ वो रन करता है। देखिए बहुत एफर्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख रहे होंगे बहुत लंबे-लंबे अभी हमारे चैप्टर्स हो गए हैं, हम लगातार ये वीडियो एकदम कंप्लीट फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। किसी पेड कोर्स में भी आपको इतने डेप्थ में कोई मोंगोडीबी, कोई मॉन्स्टैक नहीं पढ़ाने वाला है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं ये कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और कमेंट करके बताइएगा कि आप इससे सच में कुछ वैल्यू सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, बेस्ड ऑन कमेंट्स, यानी जो बात तक पहुँचा है वो कमेंट करेगा। मैं कमेंट के बेस पर ही देखता हूँ कि आगे हमको ये सीरीज़ चलानी है या इसको बंद कर दें और हम भी दोबारा नॉर्मल सी, जावा, पाइथन जो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं लोग, वही हम भी पढ़ाने लगें, या जो पेड वाला कंटेंट है वो अगर आपको कोई फ्री दे रहा है तो उसमें आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो एक बार इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जैसा हमने बोला। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।